लॉ क्लासेज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ठीक है, अपनी जो ये क्लासेज चल रही हैं वो चल रही हैं ऐसे राइटिंग की, हिंदी निबंध की क्लासेज आपकी चल रही हैं। रेगुलर स्टूडेंट है वो तो क्लास ले ही रहे हैं। ये जो क्लास है इसकी जो वीडियो है वो यूट्यूब पर जो बच्चे क्लासेस देखते हैं उनके लिए भी जाएगी ये वीडियो, है ना। तो इसमें जो टॉपिक है मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो अभी कंटिन्यू जो अपना टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक में जो 10% वाला हिस्सा जो बचा था उसको हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, मतलब आफ्टर रक्षाबंधन, मतलब मंडे को कंटिन्यू कर लेंगे। अभी आप भी क्या करेंगे, अपने 1-1.5 पेज छोड़ के एक नया पेज निकाल लो और नया पेज निकाल के फिर उस पर अपन एक टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे। और देखो ये यूट्यूब पे जाएगा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इसे पूरा लिख दूं या आपको लिखा दूं, तो ये सिर्फ एक समझ विकसित करने के हिसाब से ही जाएगा। मतलब अपने को पता होना चाहिए कि अपने को किस तरह के टॉपिक और क्या बात है ये है। देखो ये यूट्यूब पे जाने वाला ऐसे का एकमात्र लेक्चर होगा, दूसरा भी नहीं जाएगा। तो मतलब कोई भी जो ऑडियंस है हमारी जो यूट्यूब पे है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हो जाएंगी नहीं और भी लेक्चर्स डल जाएं तो वो नहीं डल पाएंगे, है ना। तो ये एकमात्र लेक्चर है जो यूट्यूब पर डाला जा रहा है। ये एक डेमो क्लासेस भी समझ लिए आप उन स्टूडेंट के लिए जिनको ये डाउट है कि पता नहीं कैसे करा रहे होंगे, क्या कराएंगे क्या नहीं कराएंगे। तो एक वो चीज़ भी हो जाएगी, थोड़ा हमारा प्रचार प्रसार भी हो जाएगा, मेरी दुकान भी चल जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो उनके लिए भी ये क्लास डाली जा रही है। और साथ ही डाली जा रही है इसलिए भी कि अगर किसी बच्चे को यही है कि मेरे को तो क्लास नहीं लेनी, मैं तो खुद ही काम कर लूँगा, मैं तैयारी कर लूँगा, तो उसे एक 2-4% का आइडिया लग जाए कि इस तरह से उसे बातें सोचनी है तो वो होगा। देखो वैसे तो क्या है कि 44 सीटें हैं। मैं अभी आपसे कह दूं कि मेरी से एक क्लास से आपके 50 में से 30+ मार्क्स आ जाएंगे तो ये बेवकूफ़ी है। उतने ही आएंगे, 8-10 ही मार्क्स आएंगे, 15 ही मार्क्स आएंगे। तो वो तो देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जो क्लास नहीं लेते उनका नहीं होता, पर देखो जो क्लास नहीं लेते ना वो क्लास के नोट्स जरूर पढ़ रहे होते हैं। मेरे जानने में तो शायद ही कोई स्टूडेंट होगा पिछली 2-4-5 भर्तियों में जिसने कोचिंग का सहारा नहीं लिया होगा, या तो वो झूठा है ना, जरूर नोट्स पढ़े होंगे किसी ना किसी कोचिंग के लेके, अपनी सहेली दोस्तों से मदद लेके। और तो कोचिंग का मैं ये नहीं कर रहा हूँ सिर्फ कोचिंग का ही महत्व है। महत्व इसलिए है कि स्टूडेंट के पास इतना कम टाइम होता है कि इस कम टाइम में वो बहुत सारी चीज़ें अपने लेवल पे नहीं निपटा सकता, तो इसीलिए चीज़ चलती है। अब चलो वो चीज़ तो ठीक है, अलग है। अब बात आती है टॉपिक की कि अगर हमें कोई निबंध लिखना है हिंदी में तो वो निबंध किस लेवल पर जाकर लिखना है। किसी भी तरह का निबंध आ सकता है, कोई भी आ जाए। टॉपिक क्या नाम है आपका? आज पहली बार आए हो? नहीं, मतलब आज की क्लास में पहली बार आए हो? डेली आते हो? अच्छा, तो क्या है कि अपने टॉपिक कोई भी आ जाए भाई। निबंध का तो मतलब ही यही होता है नी प्लस बंध, जो बंधनों से रहित है। और एक ये भी होता है नी प्लस बंध निश्चित रूप से बंधा हुआ है, जो दोनों ही चीजें बंधन है भी नहीं और जो निश्चित रूप से बंधा हुआ जो सुनियोजित है, दोनों ही चीजें। टॉपिक कोई भी हो, टॉपिक में देखो एक निबंधकार क्या करेगा, ऐसा विचार प्रस्तुत करेगा जो आज भी चलेगा, कल भी चलेगा, उसकी रिलेवेंसी कभी भी सिद्ध हो सकती है, उसकी प्रासंगिकता पर कभी भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाएगा। हम उसकी प्रासंगिकता एक समय में तभी ही जाकर खत्म होगी जब उसमें अगर कोई समस्याएं हैं और उनका 100% निराकरण कर दिया है, अब वो एक मुद्दा रह ही नहीं गया है, तो वो रिलेवेंट नहीं रहेगा। उस मामले में मुद्दे के अर्थ पर वो मुद्दे के लेवल पर रिलेवेंट नहीं रहेगा, पर टॉपिक के लेवल पर तो हमेशा कोई भी चीज हो वो रिलेवेंट रहती ही रहती है। भाई आज मैं ये कहूं कि भारत की 100% जो महिलाएं हैं, मान लो 150 करोड़ एक अंदाजे से आबादी मान लेते हैं, तो मतलब कितना होगा? 75 करोड़ महिलाएं हैं किसी भी अवस्था की, मतलब किसी भी अवस्था को आप आयु उम्र बोल लो, उनका 100% क्या हो जाए, एम्पावरमेंट उनको मिल जाए, तो भी वुमेन एम्पावरमेंट का जो टॉपिक है वो हमेशा रिलेवेंट रहेगा। तो मतलब मुद्दे कुछ समय के लिए रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट हो सकते हैं, पर सब्जेक्ट तो रहेगा ना। तो इसलिए तो देखो अब जैसे क्या है कि मान लो अपने को कोई भी टॉपिक आ जाए, मैं आपको एक अजीब सा टॉपिक दूं और अजीब सी बात करूं, पर उसमें सोच बहुत मैटर करेगी, क्योंकि एग्जामिनर है जो वो आपके सामने आंसर की लेके बैठा है, उन्होंने आंसर की को अच्छे से रीड किया है, समझा है,
और उस समझ के आधार पर एक जनरलाइजेशन तय किया है कि अगर इस लेवल का लिखते हैं तो लोगों को 20 में से 5 नंबर देने, इस लेवल का लिखते हैं तो 4 नंबर देने, इस लेवल का लिखते हैं तो 7 नंबर देने, इस लेवल का लिखते हैं तो 9 नंबर देने, 11 नंबर देने, 13 नंबर। अब देखना कुछ स्टूडेंट के इकट्ठे एक साथ ही 9 9 9 9 नंबर होता है पहले निबंध वाले क्वेश्चन में। क्यों? सबने एक जैसा, तो देखना उनकी सोच एक ही जैसी होगी। जिनको 5 या 4 या 3 नंबर मिले उनकी सोच भी एक जैसी होगी। तो टॉपिक है, एक टॉपिक है कि जैसे देखो आप तो कुछ और लेके चल रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है, आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का दौर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, महिलाओं के अधिकारों का ये हो रहा है, वो हो रहा है। अपन एक उल्टा टॉपिक पकड़ते हैं कि कभी उल्टा टॉपिक आ जाए तो मतलब भारतीय महिलाओं द्वारा कानूनों का दुरुपयोग। अब मान लो ये टॉपिक है भाई साहब, भारतीय महिलाओं द्वारा कानूनों का दुरुपयोग। अब अपन ने तो क्या सुन रखा है? अपन ने तो हमेशा से बेटियों का दर्द सुन रखा है, महिलाओं का दर्द सुन रखा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी ये सुन रखा है, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी यही सुन रखा है। हमने तो ये सुन रखा काहे को भी आए परदेश सुन बाबुल मोरे, भैया को दिए मेला दुमेला हमको दिए परदेश सुन बाबुल मोरे, बाबुल मैं तो हूं तेरी खूंटे की गैया हाँ की हूं की जाऊं सुन बाबुल मोरे। हमने तो ये सुन रखा है, हमने तो ये सुन रखा है ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां खुरदरे स्पर्श से रोती हैं बेटी। हमने तो ये सुन रखा है, हमने तो शर्म महोदय का ये कथन सुन रखा है कि महिलाएं समाज की वास्तविक वास्तुकार होती है। हमने तो ये सुन रखा है, हमने तो ये सुन रखा है कि यदि तुम किसी को पूरे समाज को शिक्षित करना चाहते हो तो तुम एक पुरुष को शिक्षित मत करो, एक महिला को शिक्षित करो, उससे पूरा परिवार और समाज शिक्षित होता है। हमने तो ये सुन रखा है, हमने तो ये सुन रखा है कि दुनिया भर की चीजें जो महिलाओं के उत्थान के लिए सुन रखी हैं। अब सुनते सुनते इतनी ज्यादा बातें सुन ली कि अब अगर कोई टॉपिक महिला के नाम पे देखते तो एम्पावरमेंट पे लिख के आ जाते हैं हम। समझ रहे हो ना? एग्जाम में नंबर नहीं मिलने का रीजन क्या है? क्योंकि आप टॉपिक नहीं, आप शब्द देखते हो। महिलाएं दैट मीन्स एम्पावरमेंट। जरूरी थोड़ी है, बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट भी अतिवाद हो जाता है, एक्सट्रीमिज्म हो जाता है। लेकिन खैर अभी अपने उस स्थिति में नहीं पहुंचे कि अपन कह सके कि सशक्तिकरण के उस लेवल पे पहुंच गए कि अब ओवर सशक्तिकरण, ओवर एम्पावरमेंट हो गया, ये तो नहीं कह सकते। पर देखो भारत एक विकासशील देश है, विकसित होने की प्रक्रिया में अग्रसर है, कुछ दिनों बाद विकसित हो ही जाएगा। क्योंकि हमारी सरकार जो वर्तमान सरकार है और हमारी जो पिछली सरकारें भी रही है, उन्होंने लगातार प्रयत्न किया है कि भारत को हर क्षेत्र में उन ऊंचाइयों पर ले जाएं जिससे कि यहाँ के नागरिकों को एक गरिमामयी जीवन वैश्विक स्तर पर मिल सके। ये नहीं कि भारत में रह रहे हो तुम्हारे पास सुबह के शाम की रोटी है। मैंने जैसे कल भी एक बात बताई थी कि रोटी कपड़ा और मकान से अब हमें ऊपर उठना होगा, अब हमें पिज्जा बर्गर की तरफ जाना पड़ेगा, अब हमें विलासिता की तरफ भी सोचना पड़ेगा, हमें अच्छी गाड़ियों की तरफ भी सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि जिंदगी भर क्या चाहिए, दाल रोटी खाना, प्रभु के गुण गाना। क्यों खाएं दाल रोटी? क्यों नहीं पनीर खाएं, नान खाएं? बोलो हाँ या ना ऑनलाइन वालों? हेलो। तो उस प्रक्रिया में तो हम चल ही रहे ना, काम कर ही रहे हैं हम। तो देखो भैया अब ये, हाँ जी बोलिए। ऐसा कम रेशियो नहीं, वो तो एनसीआर भी ऊपर बात करोगे ना। यही पहली बात आपकी आई और यही अपनी निबंध की बात है कि अगर इस तरह का टॉपिक आ जाए और आपके एकदम छक्के छूट जाएं कि यार अब महिलाओं की बुराई कैसे करूं, मैंने तो एम्पावरमेंट वाला पढ़ लिया घर पे, मैं तो दहेज हत्या बलात्कार पढ़ के आया हूं घर पे, टॉपिक कैसे पढ़ के आया हूं, ये तो उल्टा आ गया कि यहां पर महिलाओं को आपको पीड़ित नहीं दिखाना, पीड़िता ही नहीं दिखाना, बल्कि अपराधी के रूप में दिखाना है। हाँ बस अब जैसे कौशल्या जी कह रही है आजकल चल रहा है क्योंकि महिलाएं समझती हैं महिलाएं किस भावभूमि पर खेल रही हैं, या फिर एनसीआर भी। तो अब आपको ऐसे टॉपिक आ जाएं तो आप कैसे बात करोगे? ऐसे टॉपिक आ जाएं तो कैसे बात करोगे? बात आपको आंकड़ों पर करनी पड़ेगी, बात आपको बीएनएस पर करनी पड़ेगी, आईपीसी सीआरपीसी पर करनी पड़ेगी कि भाई उनमें क्या दे रखा है और हो क्या रहा है। समझ रहे हो? बात आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो किस तरह के, अब वो एनसीआर भी तो दिखा रहा भाई साहब
विवाहित पुरुष ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह से टॉर्चर हो रहे वो, समझ रहे हो। विवाहित पुरुषों का आंकड़ा एनसीआर भी जारी करता है 2012 वाला, जिसमें 2 लाख से ज्यादा ऐसे मामले थे जो अप्रमाणित दहेज हत्या के थे। अब बताओ, अब ऐसे में तो परेशानी है ना। तो मान लो इस तरह का टॉपिक आ जाए, अब तो चक्कर पड़ गया। यहाँ तो एकदम से आप जो याद करके गए थे कि नारी तुम केवल सजदा हो विश्वास रजतनक पत्तल में, पीयूष रोसी वाह करो जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के समतल ही नहीं बचे, समझ रहे हो। यहाँ तो वितल हो गए हम, तल रहित हो गए, यहाँ तो उल्टा ही मामला हो गया। अब क्या करें? टॉपिक कोई भी आ सकता है, समझ रहे हो ऑनलाइन वालों, हेलो, टॉपिक कोई भी आ सकता है। अब ऐसे टॉपिक पे लिखना ही तो पड़ेगा भाई, लिखना तो पड़ेगा। अब आप 2 तरह से भाई इंट्रो भी बनाना है आपको। अब इंट्रो भी 2 साइड से बन सकता है, बन तो बहुत तरह का जाता है, पर अपन 2 साइड लेके चलते हैं कि भाई टॉपिक में ही महिलाओं की बुराई कर दी कि महिलाएं भारतीय कानूनों का क्या कर रही हैं, दुरुपयोग कर रही हैं भाई साहब। तो फिर इंट्रो में ही उनकी क्लास लेना चालू कर दो कि हाँ महिलाओं को ज्यादा अधिकार देने की जब से बात चली, और ये महिलाओं के जो अधिकार हैं वो एक तरफा से लगते हैं और वो लिंग तटस्थ नहीं है, इसलिए महिलाएं लगातार दहेज हत्या का केस, घरेलू हिंसा का झूठा केस, ये छेड़ाछाड़ी का, इसका उसका, दुनिया भर की चीजें लगा देती है, एल्यूमिनी मांगती है और पता नहीं क्या क्या करती है। हाँ सही है, इंट्रो ही लिख दो, तो फिर बॉडी में क्या लिखोगे? समझ रहे हो ना। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप ऐसे को पूरा लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ऐसे टॉपिक में लिखने को बहुत कुछ होता है, लिखने को बहुत कुछ होता है, पर वहां पे उस टाइम पे एग्जाम टाइम में मैनेज नहीं हो पाता है। एग्जाम टाइम में आप मैनेज नहीं कर पाते हो यार चीजों को कि यार कहां से चालू करें। एक तो तरीका यह है कि सीधा बुराई करना चालू कर दो कि हाँ बिल्कुल सत्य बात है, महिलाएं आजकल प्रताड़ित करती हैं, महिलाएं आजकल कानूनों का दुरुपयोग करती हैं। लेकिन एक बात बताओ, कानून तो दिए हम ही ने होंगे ना, कानूनों का निर्माण क्यों हुआ होगा इस तरह का? जैसे दहेज हत्या महिलाओं के लिए है, बलात्कार महिलाओं के लिए ये कानून है ना, घरेलू हिंसा महिलाओं के लिए है ना ये कानून। इस तरह के कानून है भैया। क्यों है ये कानून महिलाओं के लिए? क्यों? क्योंकि सदियों से कोई ऐसी परंपरा आपके देश में रही होगी। सो गई क्या? सोच रही है, इतना गहन नहीं सोचना, इतना डर मत, कुछ तो ऐसा प्लानिंग नहीं चल रही ना। हाँ ऐसी प्लानिंग तो नहीं करी, विवाहित हो आप, हाँ फिर तो प्लानिंग मत करना, ठीक है। ओके तो देखो कोई बात नहीं है ना, सोचो आप तो सोचो। तो अब ऐसे में क्या है कि आपके पास 2 तरीके हैं इंट्रो लिखने के, कि या तो आप टॉपिक के अकॉर्डिंग नेगेटिव लिख दो, भाई टॉपिक नेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव लिख के चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं, लिख सकते हो। पर अगर सारी बात ही उसमें लिख दी तो फिर बॉडी में क्या लिखोगे? क्योंकि ले दे के वही 5 6 7 बातें हैं, वो 2 5 6 केस है, समझ रहे हो। फिर क्या करोगे? तो मामला यही हो गया कि इंट्रो में ही आपने अपने सारे पत्ते शो कर दिए, ले भैया मुझे तो ये पता है, वो तो तुझे क्या, सबको पता है भाई, हर कोई जानता है। आज किसी एक चाय वाले की दुकान पे बैठो, अगर वो 10वीं फेल भी है, 8वीं फेल भी है, अनपढ़ भी है, तो भी उससे पूछो कि भैया तुझे क्या लगता है ये सच में जो दहेज हत्या के मामले और ये दहेज के मामले 498A वगैरह जो ये लगते हैं सही है क्या? तो वो भी कह देगा अरे नहीं भाई साहब बहुत सारे झूठा भी केस कर देती हैं। क्या चाहिए? एक बात बताओ कि तुम्हें लगता है कि केवल जो छेड़छाड़ है वो केवल महिलाओं के साथ होती है? तो कोई भी अनपढ़ आदमी कहते हैं नहीं यार कुछ मामलों में पुरुषों के साथ भी होती है, वो तो कोई भी बता देगा। और वही बात तुम इंट्रो में बता के आ गए तो फिर तुम्हारे पास बचा क्या? फिर बचा क्या बताओ तुम्हारे पास? यही सबसे बड़ी समस्या है कि टॉपिक देखते ही हाइपर नहीं हो जाना कि हमें तो सब पता है। वो सब पता अगर वो इंट्रो में आ गया ना तो बाद में वो अरुचि हो जाएगी, नीरस हो जाएगा वो आपका निबंध। अब तरीका क्या है कि अपने खेलना है, पहले पॉजिटिव। देखो क्या होता है, पहले किसी को भी ना झाड़ पे चढ़ाओ फिर उतार दो, समझ रहे हो। एक बढ़िया तरीका है, जैसे कोई आपसे मिलने, आप उससे कहो तो बुरी लग रही है, बुरा लग रहा है, तेरा व्यवहार बुरा है, तेरा चरित्र बुरा है, वो आपके जूते मार के चला जाएगा, समझ रहे हो। एक वो आए कि अरे नहीं बैठो बैठो, बिल्कुल बहुत बढ़िया, चाय पियोगे? नहीं थक गए होंगे, बहुत दूर से चल के आए हो, चाय पियो, पानी पियो, ठंडा पानी लाइए, अरे गर्मी बहुत है, एसी चलाओ भैया, सब कुछ बैठा के फिर उन्होंने जैसे ही चाय का कप हाथ में लिया आप उधेड़ना चालू कर लो आप। ठीक है, अब उनकी चाय निकालो,
वो एक तरीका ठीक है, क्योंकि उसमें ट्विस्ट बना रहता है ना। आप देखो जब भी कोई फिल्म बनती है उसमें ट्विस्ट कैसे आता है, पहले लड़के और लड़की बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, लड़का गरीब है लड़की अमीर है, अमीर लड़की लड़के की परवाह कर रही है, दुनिया से लड़ जा रही है, उसके लिए ये है वो है वो है सब कुछ कर रही, बाद में उससे ही मर्डर करवा के भाग जाती है। मजा तो उसी में आता है ना कि अचानक से उसने अपना चरित्र पूरा कैरेक्टर ही चेंज कर लिया कि ये तो मैं हूं। अब देखो तुम, जिसे हम भगवान मान के पूज रहे थे वो तो शैतान निकला। मजा उसी में आता है। तो थोड़ा सा महिलाओं वाले केस में अगर इस तरह का निबंध आ जाए तो थोड़े बायस्ड होके मत लिखना। बायस्ड होके लिखने का मतलब है कि या तो एकदम ही नेगेटिव जाओगे या एकदम ही पॉजिटिव जाओगे। हमें ऐसा चलना है कि जब मौका आए पहले पैरा से ही हम उन बातों को बताने लग जाएं जो हमने इंट्रो में नहीं बताई हैं। तो देखो पहले क्या होता है ऐसे निबंधों में खेलने का सबसे अच्छा तरीका यह है, पहला थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट लेके चलो। हमें दिया है नेगेटिव, हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। आपको जो लाइन अच्छी लगती है वो ले लो कि महिलाओं को आपने कहा महिला तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजतनक पत्तल में, पीयूष रोसी वहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कि किसी कवि द्वारा कही गई उपरयुक्त या ऊपरी लिखित पंक्तियां इस बात की द्योतक हैं कि एक पुरुष या पूरा पुरुष समाज या कहें तो पुरुष और महिला सहित ये संपूर्ण मानव समाज ये चाहता है कि महिलाओं का स्थान पुरुषों के सरल हृदय में या पुरुषों के हृदय में एक उस प्रवाहित नदी की तरह हो जो हमेशा अविरल रूप से बहती रहे, जो क्या करे लगातार जीवन में उस प्रसन्नता को और उस संगति को बनाकर रखे जिसके लिए उसे अर्धांगिनी का पद मिला है, जिसके लिए उसने एक स्नेहिल पुत्री का पद प्राप्त किया है, एक ममतामयी मां का पद प्राप्त किया है, एक प्रेम करने वाली प्रेयसी पत्नी का पद प्राप्त किया है। अगर वो प्राप्त किए हैं पद तो वो बने रहे, क्या दिक्कत आ रही है? सब कुछ चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और चल रहा था, चल रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ क्या कहा गया है, नारियों की पूजा की बात कही गई होगी कि यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और भारत एक देव प्रधान देश है, देवताओं वाला देश है। आप देखो हमारे यहाँ एकमात्र स्टेट पूरे विश्व में एकमात्र मतलब ये देश है जहाँ पर देवभूमि नाम से भी जगह मिलती है। देवताओं के देखो कितने सारे आपके चलते रहते, हर महीने में किसी ना किसी का। लोक देवियां भी प्रचलित है तो नव देवियां भी प्रचलित है तो देवता भी प्रचलित है, सबका अपना डोमिनेंट देवियां ही हैं। दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट भी रख सकते हो, इसको लिख के भी इंट्रो बना सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव आपको बहुत पता है। तो एक बार कलम तो चालू करो और वहां पे आप तुम सोच रहे हो बैठ के कि यार क्या लिखो इंट्रो में, कुछ नहीं, पहले पॉजिटिव से चालू कर दो, क्योंकि वो तो रट के आए हो ना, वो तो तुमने रात दिन रटा ही है कि महिलाओं के लिए क्या पता है तुम्हें, महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए और महिलाओं का स्थान कहाँ है, तो वो स्थान इंट्रो में बता दो। लेकिन इंट्रो में फिर यहाँ पे नहीं छोड़ सकते इंट्रो को कि महिलाओं का अच्छा स्थान बता दिया, फिर इसको चालू कैसे करोगे अचानक। तो फिर लास्ट में जाते समय आपको इंट्रो पूरा करते समय ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा क्लू देके जाना है। लेकिन जो कहें कि इनको देवियों की जो उपाधि दी गई है, जो देवत्व इनको प्राप्त हुआ है, या फिर कहें महिलाओं की जो संवेदनशीलता जो मानते हुए महिलाओं को जिस तरह का संवेदनशील माना गया है, महिलाओं की जो ममतामयी करुणामयी दयामयी जो मूर्ति हमने देखी है और जिसकी वजह से ही महिलाएं हमारे समाज की आदर्श भी है, वो एकदम में वो आदर्श और वो सारी वो भावनाएं धाराशायी हो जाती हैं जब हम देखते हैं। वॉइस सभी को आ रही है ना? वॉइस अरे बोलो, आवाज आ रही है क्या? आ रही है ना? ये सारी भावनाएं तब धाराशायी हो जाती है जब हम ऐसे मामले सुनते हैं। कैसे कि आज महिलाएं जो कि खुद नियमों की संचालिका रही हैं, संरक्षिकाएं रही हैं, जो खुद चाहती हैं बंधनों को, जो खुद चाहती हैं नैतिकताओं को, जो खुद चाहती हैं नीति और नियमों को, जो चाहती हैं धार्मिक आचरणों को, जो चाहती हैं सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों को। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी समाज में परिवार के मूल्य पिता के द्वारा ज्यादा सही चलते या माता के द्वारा? ऑब्वियसली बात है माता के द्वारा, क्योंकि अगर हमें सही ढंग से देखा जाए तो हमें अगर आज चोरी करने की भावना नहीं है तो इसके पीछे हमारी मम्मी का हाथ है। हम चल रहे सड़क से और हम पढ़ने क्यों निकले, मर्डर क्यों नहीं किया हमने, तो हमारी मम्मी ने हमें बचपन में उन 2-3 सालों में, साल 2-3 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल जब तक कि हम थोड़े बड़े हो रहे थे तब तक उतने मूल्य और आदर्श स्थापित कर दिए हमारे मस्तिष्क में कि हम उस तरह के अपराधी बने ही नहीं। तो योगदान तो महिलाओं का ही है ना। लेकिन ये पूरी की पूरी जो ये भवन, ये पूरा का पूरा भवन जो महिलाओं के आदर्श का बना हुआ है, जो कि महिलाओं के सम्मान का बना हुआ है, जो कि प्रेरणा देता है वुमेन एम्पावरमेंट की, जो कि प्रेरणा देता है कि नहीं यार अब पितृसत्ता अगर आई तो इसको फिर से मिटाया जाए और समानता वाला भाव लाया जाए, है ना, दोनों का भाव सम हो,
ऐसा कोई नहीं है कि कोई किसी से कम और कोई किसी से ज्यादा हो। ये वाला भाव क्यों लाना चाह रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि यार महिलाएं ही इस तरह की आदेशिका, उपदेशिका, दुनिया भर के जो शब्द कहो कि उपदेश दिया तो महिलाओं ने दिया, आदेश भी अच्छे दिए तो महिलाओं ने दिए, नैतिक कर्तव्य भी सिखाए तो महिलाओं ने सिखाए, मूल्य सिखाए तो महिलाओं ने सिखाए, चरित्र सिखाया तो महिलाओं ने सिखाया, व्यक्तित्व कैसे विकसित हो ये सिखाया तो महिलाओं ने सिखाया। जब इस भूमि पर थी तभी तो देवी का दर्जा मिला। बोलो। अच्छा, कभी किसी पुरुष के नाम पे, पुरुष देवता के नाम पे आप देखो 9 दिन या 10 दिन के चलते हैं क्या? कोई रात्रियां वगैरह, दिन वगैरह नहीं चलते ना, पर नवरात्र देवियों के नाम पे चलते। पूरा भारत एक तरह से पूछता है, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट। देख लो आप। ये जरूर हो सकता है कि भाई आप जैसे दक्षिण में क्या चल रहा था, शिव और विष्णु के बीच संघर्ष चल रहा था, कभी दुर्गा और पार्वती के बीच संघर्ष देखा क्या? सरस्वती और काली के बीच संघर्ष देखा क्या? संघर्ष ही नहीं है देवियों में। तभी तो इनसे आदर्श और मूल्य लिए होंगे। संघर्ष चल रहा है शिव और विष्णु में, तभी तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ रहा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मुहि सपने को नहीं भावा। दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देवियों में तो कोई झगड़ा ही नहीं है। कोई काली बनकर रक्षा कर रही है तो कोई पार्वती बनकर पोषण कर रही है, तो कोई लक्ष्मी बनकर संपदा दे रही है, तो कोई सरस्वती बनकर विद्या दे रही है, और आपस में सब मेलजोल से और चल रही हैं। महिलाओं को तो आज भी हम क्या कहते हैं, भले ही थोड़ा नेगेटिव और थोड़ी मजाक की टर्म में कहते हैं कि 4 महिलाओं को किसी एक कमरे में बैठा दो, बातें करके और अच्छी सहेली बन के बाहर निकलेंगी। तो मतलब ये तो अच्छी बात है ना। 4 पुरुषों को एक जेल में बंद कर दो, एक कमरे में, एक का मर्डर हो जाएगा 2-5 दिन बाद। महिलाओं में नहीं होता। तभी तो महिलाओं को समाज में एकदम उच्च स्थान पे रख दिया ना। उनको उच्चता प्राप्त क्यों हुई? क्योंकि उनके इस तरह के अंदर जो इमोशंस है ना, उन इमोशंस के आधार पर ही तो मिला ये सब पद, नहीं तो ऐसे कैसे मिल जाता? आप देख लो कितनी तरह की लोक देवियां हैं, लोक देवता कम है। देख लो आप, महिलाओं को ज्यादा स्थान है। आप देख लो, किसी पुरुष की चुनरी, किसी पुरुष देवता की चुनरी आप ओढ़ के घूमते हो तो केवल हनुमान जी के अलावा बता दो, पर महिला देवियों की चुनरी आप देख लो, विद्यालय में घुसते ही सरस्वती माँ है। समझ रहे हो? और देखो सबसे बड़ी बात देखो, हमारे यहाँ समाज में वुमेन इंपावरमेंट तो शुरू से ही हम पहचान नहीं पा रहे। अब बताओ कितने देवताओं के कितने बच्चे हैं, किसी की पूजा हो रही है क्या? लेकिन पार्वती ने अपनी शक्ति से जिस पुत्र को उत्पन्न किया, हर जगह उसी की पूजा हो रही है। तो वुमेन इंपावरमेंट तो है भाई। इसीलिए तो देवियों की हमने श्रेष्ठता पे रखा समाज में। आपके दिमाग में ये भरा हुआ है, अब आपको लास्ट लाइन में सब कुछ नीचे उतार देना है, ये या कुछ भी हो। लेकिन आज जिस तरह के मामले और जिस तरह जो हमारा एनसीआरबी वगैरह ने जिस तरह के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, इससे एक बात साफ है कि आज महिलाएं कानून का दुरुपयोग करने लगी। अब हमें एक बताना है कहां से कहां दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग के, अब भाई ऐसे टॉपिकों पे आप बहुत ज्यादा बकवास करो भी मत, क्योंकि किसी चेक करने वाली कोई औरत हुई तो सेंटिमेंट्स ये भी तो हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगी ना इतनी बुराई करने के बाद। तो पहले थोड़ी सी बढ़ाई करो, थोड़ी सी बढ़ाई, वो बातें बताओ जिन आधारों पर महिला को या स्त्री को ये जो देवत्व का दर्जा मिला है ना, जो दैवीय जो चीज आई है ना, वो जो चीज आई है वो पता होना चाहिए हमें इंट्रो में। लेकिन उसी में लास्ट में हम इस तरह की कोई बात लिखेंगे जिससे हम जो हमारा टॉपिक दिया गया है उस पर सीधे ही आ जाएं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा समय और स्थान दोनों ही नहीं है। अगर एक ही ऐसे में उलझ के रह गए तो बाकी 2 सौतेले व्यवहार के मतलब क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे। बाकी 2 में फिर तुम नंबर नहीं ला पाओगे। एक ही बहुत अच्छा लिख दिया। तो ऐसे निबंध में क्या करना, इंट्रो लिखते ही सीधे आ जाओ भैया कहां पे समस्या है। समझ रहे हो? तो समझ गए इस बात को कि इस तरह के टॉपिक का इंट्रो लिखना पॉजिटिव है, बस वो पॉजिटिव से नेगेटिव लाना है इसलिए जिससे टॉपिक पे आ जाए। क्लियर है ऑनलाइन वालों? अरे बोलो हाँ या ना। चलो भैया, अब मान लो कि इसमें बात करें तो बात तो सारी वो करनी पड़ेगी कि दुरुपयोग हो रहा है, तो अब दुरुपयोग कहां कहां हो रहा है और दुरुपयोग कैसे हो रहा है, इसको ही सबसे पहले लिखना पड़ेगा। जो भी 2-3-4 पैरा बनते हैं उसमें, अगर आप पैरा नहीं बनाना चाहते तो पैरा पॉइंट फॉर्मेट चल लो। थोड़ा पैरा बना लो, फिर थोड़े पॉइंट लिख लो, फिर थोड़ा पैरा बना लो, फिर थोड़े पॉइंट लिख लो। तो अब आप यहां पर वो लिखोगे जैसे दुरुपयोग संबंधी जो भी चीजें की जा रही हैं, अब वो सारी की सारी बातें आपको लिंग संबंधी जो बातें वो सारी करनी पड़ेंगी। पहला दिमाग में 2 चीज आती है आपके, दहेज और घरेलू हिंसा। इनका ही सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। देखो, आज एक पति पत्नी के बीच संवाद हो रहा है, उस संवाद में ऐसा भी तो होता है ना कि स्त्री ने उठा के पुरुष के चाटर मार दिया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, पर उसकी शिकायत नहीं होती कहीं। वो जाके थाने में कहे कि भाई साहब मुझे मेरी बीवी ने पीटा है,
क्योंकि मैं ना घर पे कर्टेन पर्दे लगने थे और मैं ना पिंक की जगह हरे रंग के पर्दे ले आया और उसने उठाते ही मुझे धोबने से धो दिया। पुलिस वाले कहेंगे भाग यहां से, चल वो रो रहा है, चल भाग, फालतू बकवास कर रहा है, तेरे लिए आएंगे हम। पुलिस का ये रवैया उचित नहीं है, क्योंकि मान लिया गया है कि पीड़ित तो सिर्फ महिलाएं ही होती हैं, समझ रहे हो। तो अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन करेंगे देखो कि सबसे पहले ये दोष महिलाओं का नहीं है, कानूनों का है। दोष महिलाओं का थोड़ी है, कानूनों का होता है, कानूनों का फायदा उठाया जाता है। फिर तो हमारी जो भारतीय कानून है उनमें लिंग का पक्षपातीकरण किया गया है। तो देखो ठीक रहा ऐसे फोड़ो कि आप अगर महिला हो तो भी और पुरुष हो तो भी। अगर कोई चेक करने वाली स्त्री है, महिला है, कोई एग्जामिनर लड़की है, फीमेल एग्जामिनर है, और वो अगर फेमिनिस्ट है तो उसको इतना बुरा नहीं लग जाए कि वो आपके काट के उसमें 1 नंबर रख दे, 0 नंबर रख दे कि और कर महिलाओं की बुराई। इतनी भी बुरी नहीं है हम, ऐसा नहीं। आप कहोगे भारतीय कानूनों में मुझे इस पे मजा नहीं आता पढ़ाने में, रुक जाओ अभी एंड्रॉइड पे पढ़ाएंगे। रुक जाओ, है ना बोर्ड पे, वो बोर्ड पे लिखने में अच्छा नहीं लगता मुझे, है ना। ठीक है चलो, है ना। तो देखो अब अपन बात करें तो अपन करेंगे भारतीय कानूनों में लैंगिक या लिंग पक्षपातीकरण, क्योंकि दुरुपयोग उसी चीज का किया जाएगा जहां पर कुछ ऐसा पक्षपात हो चुका है कि अब वो समझ में आ गया। रास्ते तो बताने वाले बहुत मिल जाते हैं कि अच्छा क्या हुआ, ये ऐसे ऐसे, अरे दहेज हत्या लगा तुम तो, भले ही क्या हुआ, घर में अच्छी खासी बैठी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, खुद ही ने सिलेंडर चेंज किया, सिलेंडर फट गया क्योंकि लीक हो रहा था, पति उस टाइम पे घर से बाहर था, सास बाथरूम में कपड़े धो रही थी, ससुर अपने काम पे गया हुआ था, पर बस। हाँ मैं मानता हूँ कि ये बात भी बहुत ज़्यादा अजीब सी है कि हमारे देश में दहेज हत्याएं बहुत हुई हैं, इस वजह से ये मामला तो बहुत संवेदनशील है। पर क्या करें, टॉपिक आ गया तो लिखना भी पड़ेगा, अपन ऐसे नहीं कि लिखेंगे नहीं और वहाँ पे डर जाएंगे कि नहीं यार ऐसे नहीं लिखेंगे, बुरा मान जाएंगे। बुरा माने भला, हमें तो नंबर चाहिए, हमें तो बात लिख के आनी पड़ेगी ना कि भारतीय कानूनों में लैंगिक पक्षपातीकरण था, उसे समझा, किसी ने समझाया और उनका दुरुपयोग होने लगा। भाई आज तुम्हारे घर में एक थैला रखा हुआ है ना, और इसमें पैसे रखे हुए हैं और डेली इसमें जो दुकान है उस दुकान से लाके इसमें पैसे डाले जाते हैं, जितनी भी कमाई होती है उतने पैसे इस थैले में डाले जाते हैं। आप घर में 2 बच्चे हो, पिताजी रहते हैं, माताजी रहती हैं। पापा ने कहा कि बेटा ऐसा है, कोई भी किसी भी तरह के पैसे की जरूरत हो, काम के लिए, बुरे कामों के लिए नहीं, सही काम के लिए, घरेलू कामों के लिए और अपनी खुद की जरूरतों के लिए इसमें से पैसे निकाल लेना। आपने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप में से एक जना बहुत चालाक निकला, दुर्व्यसनी निकला, उसने निकालना था 1 रुपया, 100 निकाल रहा है डेली। अब एक बात बताओ, अधिकार देना कोई गलत बात थी क्या? भाई बच्चे डिमांड करते हैं पिताजी से कि नहीं पिताजी हमें भी थोड़े से प्रीति, नहीं है ना, हमें भी क्या है थोड़ा सा ही मिलना चाहिए, अधिकार तो मिलने चाहिए। आप ठीक है कमा के ला रहे हो, घर में पैसे आ रहे हैं, तो अगर हमें ऐसा नहीं 5-5 रुपए के लिए फोन करना पड़े, पापा 5 रुपए की चॉकलेट खानी है, तो तुम्हारे पास थैला है इसमें से 5 रुपए निकालो जरूरत। अब ये तुम्हें कहा 5 रुपए के लिए, तुम इसमें 500 निकाल के ले जा रहे हो, खुद चॉकलेट खा रहे हो, पड़ोसी की लड़की खिलवा रहे हो और बाकी दोस्तों को खिलवा रहे हो, फिर कोई और भी दुर्व्यसन में लग गए, तो फिर ये क्या है, दुरुपयोग है उस शक्ति का, उस अधिकार का। समझ रहे हो? तो लैंगिक पक्षपातीकरण जो भारतीय कानूनों में जो लिंग पक्षपातीकरण देखा जाता है, उसी से क्या होगा, उसी का दुरुपयोग होगा। तो कानून को पहले आपको बताना होगा। जैसे एक कानून है अपने आईपीसी की धारा 304B, अब इसमें क्या है, देखो आप तो सब लॉ के स्टूडेंट है, मैं तो लॉ का हुई नहीं, समझ रहे हो। 304B में क्या है, दहेज मृत्यु है ना, दहेज मृत्यु। और इसमें क्या लूपहोल है कि इसमें ये विश्वास मान लिया गया है, ऐसा विश्वास कर लिया है कि हर विवाहिता की जो अप्राकृतिक और असामयिक मृत्यु होती है ना, वो दहेज की वजह से ही होती है।
अननेचुरल जो डेथ हो गई, जो असामयिक मृत्यु हो गई, जो अप्राकृतिक मृत्यु हो गई, वो दहेज की वजह से ही हुई है, वो इसमें मान लिया गया है। अब इसका फायदा उठ रहा है। मैंने बोला ना कि जैसे एक लड़की है, घर में काम कर रही है, पोंछा लगाते समय फिसल के गिर गई और गिरने से सर पे चोट आ गई, मर गई। पति बाहर काम कर रहा है, कोई है नहीं घर पे, फिर भी जब पति घर पे पहुंचा, वो मरी हुई मिली, उसने एकदम फोन किया, अरे अपने माँ बाप को किया, अपने सास ससुर को किया, ये तो फिसल के मर गई। उन्होंने कहा नहीं, धक्का दे के मारा था तुमने, तो हमसे तो दहेज की डिमांड कर रहे थे तुम। पुलिस मान लेती है, क्योंकि ऐसा विश्वास 304B में ऐसा विश्वास मान लिया गया है कि किसी भी विवाहिता की अगर असामयिक और अप्राकृतिक डेथ होती है तो वो दहेज मृत्यु, दो दहेज हत्या ही होती है। अब भाई साहब इसमें कारावास 7 वर्ष और आजीवन तक का भी मामला है। अब आप ऐसे 7 वर्ष का कारावास, आजीवन कारावास किसी व्यक्ति को दे दोगे, है ना, और फिर इसमें क्या है, आपको कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको आरोपी माना जाएगा, आप नॉन वेरिएबल रहोगे, आपको उठा के ले जाएंगे, प्रताड़ित करेंगे। आपके साथ तो हो गया ना, आपका तो जीवन ही बर्बाद हो गया ना। और आप ये जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहे हो, आप समझा ही नहीं पा रहे हो लोगों को, क्योंकि आपको अधिकार ही मिले हुए नहीं है। पुरुषों को इससे बाहर ही कर दिया गया है कि नहीं, ये तो दहेज हत्या है। अब वो जब तक वो उस चीज को समझा रहा है तब तक वो जेल में है, तब तक वो प्रताड़ना में, बहुत तगड़ी में, तब तक उसकी कुटाई हो रही है, मानसिक उसको तनाव कितना तगड़ा दे दिया। वो इस दर्द से भी गुजर रहा है कि मेरी पत्नी चले गई मुझे छोड़ के। जो चली गई छोड़ के, वो ऊपर से बैठी बैठी अगर आत्माएं देखती हैं, अगर ऐसा होता है हमारी माइथोलॉजी के अनुसार, वो ऊपर से हंस रही है इस संसार पर कि वारे मेरे मनुष्य जीवन, वारे मेरे मानवों और तुम्हारे कानूनों, क्या कर रहे हो तुम। बेचारा मेरा प्रेमी, मेरा पति जो आज तक मुझे कभी कोई प्रताड़ना नहीं दिया, कोई दुख नहीं दिया, वारे मेरे घर वालों, तुमने इस पे अब दहेज का केस लगा दिया। पैसे की लालसा, इसका मतलब मैं तो चली गई हूं, तुम्हें क्यों पैसा चाहिए। अब तुम काहे इनसे समझौता राशि मांग रहे हो, क्योंकि समझौता होता नहीं है। समझौता इसमें 304B में होता नहीं है। तो तब तक, जब तक आरोप सिद्ध हो जाए नहीं हो जाए, जब तक वो निरपराध घोषित हो जाए नहीं हो जाए, तब तक बेटा साथ में पिसता रहेगा। तो ये क्या है, एक पक्षीय है, ये महिलाओं को ही मिला कानून है और एक पक्षीय, और इसी वजह से सबसे ज्यादा दुरुपयोग इसका होता है। अब ये लिखना पड़ेगा। अब इस तरह के निबंध आ जाए ना तो आप लॉ के स्टूडेंट तो एकदम खुश हो जाना, समझ रहे हो, क्योंकि अपन कंटेंट लिख के आएंगे, फैक्ट लिख के आएंगे तो अपने को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक अपने क्या है इसमें 498A IPC का, जिसमें महिलाओं के प्रति क्रूरता वाली बात है। कहा है कि जो विवाहित महिला है अगर इसके प्रति क्रूरता होती है तो 3 वर्ष की कैद या जुर्माना, दोनों ऐसा कुछ है इसमें प्रावधान। अब सोचो भाई, एक बात बताओ, किसने कहा क्रूरता केवल महिलाओं के खिलाफ हो सकती पुरुष के खिलाफ भी तो हो सकती है क्रूरता, हो सकती है ना। छोटे बच्चे की दादी मार रही थी उसको। हाँ, छोटे बच्चे की दादी उसे मार रही थी, फिर क्या हुआ। अच्छा, हाँ, अच्छा, कल वाली कहानी है, भगवान मैं ऐसे भूल जाता हूं। हाँ कि मतलब मैंने इनको कल एक क्लास में एक बात बताई थी, आप सबको बताई थी, तो ये वही कह रहे हैं कि कल वो, हाँ बिल्कुल, वो विवाहित पुरुष नहीं है, बच्चा है वो, ठीक है, वो दादी वादी, चलो ठीक है ना। अब मान लो पुरुष के साथ भी तो क्रूरता हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती पुरुष के साथ क्रूरता। अब अरे ऐसी बातें नहीं सोचनी, मैं वही तो कह रहा हूं ना, निबंध के अकॉर्डिंग लिखना है। आप भावनाओं में बह गए, वही तो चक्कर है ना, नंबर क्यों नहीं मिल रहे तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे ऊपर इमोशन हावी हैं। मैंने कहा ना, वहां पे फेमिनिस्ट मत हो जाना, जो टॉपिक दिया उस पर बात करनी है। सामने वाले ने कहा कि कैपिटल पनिशमेंट, मैं पिछले बार भी, जैसे श्रेया गोयल की 11th जो रैंक है इस बार, उसकी पिछली कॉपी जब उसने मुझे RTI वाली दिखाई, उसने बहुत अच्छा लिखा था इंग्लिश में कैपिटल पनिशमेंट, पर मुझसे पूछा सर मार्क्स नहीं मिले। मैं भाई इसलिए नहीं मिले क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट का तुमने विरोध कर दिया, थोड़ा सा विरोध करना ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट इतने ज्यादा योग्य व्यक्ति वहां पर न्यायाधीश के पद पर पहुंचते हैं, उनको कितने सालों का एक्सपीरियंस होता है, कितने लोगों से उनके डिस्कशंस होते हैं, वो किताबी ज्ञान से ऊपर जो धर्म के, समाज के, पुराण के हर ज्ञान को लेकर वहां पर चलते हैं। वकीलों की पूरी एक मतलब कहें तो एक मंडल परिषद सामने होता है, सभा होती है वकीलों की, वो वहां पर डिस्कस कर रही होती है। अगर उन्होंने सोच समझ के कैपिटल पनिशमेंट दिया, मृत्यु दंड दिया तो सही है। अब कुछ लोग कहेंगे सो कॉल्ड उदारवादी, नहीं, अरे अपने एग्जाम है। मैं अभी भी कह रहा हूं, आपको यूट्यूब के भाषणों में नहीं जाना, मैं कह रहा हूं ना, यूट्यूब के भाषणों में नहीं जाना,
यूट्यूब के भाषण में तो कुछ भी कह देंगे अपन कि ये है वो है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, महिला अपने घर से आती है, संभावना जन, और वो तो पता ही है ना, वो तो पता ही है, वो एम्पावरमेंट वाले निबंध में लिखेंगे। यहां तो उल्टा है, टॉपिक तो उल्टी बात लिखेंगे ना। हमसे यहां पूछ रहा है कि इस निबंध का 99% आप पार्ट किस पे लिख के जाना, दुरुपयोग पर। तो दुरुपयोग की बातें करनी पड़ेगी ना, इसी में सदुपयोग थोड़ी घुसाएंगे। इसमें ये थोड़ी कहेंगे नहीं नहीं यार, महिलाएं तो खुद अपना घर छोड़ के आती हैं तो घरेलू हिंसा उनके साथ होती है, दहेज हत्या उनके साथ होती है, क्रूरता उनके साथ होती है। तो आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली में पुरुष भी तो अपना घर छोड़ रहा है। मेट्रो सिटीज में देखो पुरुषों की पिटाई कितनी होती है। शाम को पति और पत्नी दोनों काम पे से आए, है ना, पत्नी कूट रही है पुरुष को, पुरुष मतलब बालकनी में बैठा बैठा आहें भर रहा है, रो रहा है, माथा कूट रहा है कि मुझे हैं। क्या हो गया दीपिका जी? तो अब पुरुष तो किसी से कह ही नहीं पा रहा कि महिला तो पिटते ही अपनी सहेलियों से, अपनी माँ से, अपनी भाभी से, किसी ना किसी से कह देगी कि मुझे पीटा गया है, आ जाओ बचाने आ जाएंगे। एक पुरुष पिटाई हो गई, दोस्तों को फोन कर रहे, भैया घरवाली ने पीटा है कि भैया ऐसा तो पिट गया। अच्छा पिट गया क्या भाई, अब मुझे और फोन मत करो, मैं क्यों पिटूं तेरे साथ। क्या हो गया? मैं पिटता हूं क्या अपने घर पे? अच्छा ये अरे देखो क्लास में प्रैक्टिकल करने लगी चोरिया, वो अपनी बगल वाली सहेली से पूछती है आप पिटते हो क्या घर पे, आप पीटते हो क्या घर पे? तू मतलब तू ये शादी के एक्सपीरियंसेस लेना चाह रही है, कौन डोमिनेंट रहेगा? हाँ हद है बात, वो छोरी सीधी सी है, वो काहे पीटेगी? क्यों पीटा है के पति को? कभी नहीं पीटा। देखो उसने ऐसे याद कर ना, ऐसे मुझसे नहीं, समझ रहे हो? लेकिन पिट तो रहे हैं, बहुत पिट रहे। न्यूक्लियर फैमिलीज में आपको पता नहीं है मेट्रो सिटीज की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आज क्यों आत्महत्या कर रहे हैं विवाहित पुरुष? कुछ तो रही होगी तनाव की वजह, कोई तो ऐसी चीज है जिसने चिंता भर दी है, कोई तो ऐसी चीज है जो मनोवैज्ञानिक संकट पैदा कर रही है, कुछ तो ऐसा हो रहा होगा अमानवीय कृत्य जिस पर अभी तक कानूनों की नजर गई नहीं है, विधि वेत्ताओं की नजर नहीं गई है और जा रही है। अभी जैसे अभी मामला हुआ बेंगलोर का, आरटीआई, वो सॉरी आरटीआई बोल रहा हूं, उसमें वो जो पीआईएल लगी है सुप्रीम कोर्ट में, क्या है मामला? पुरुष ने आत्महत्या कर ली, करी है ना, पत्नी से ही तो प्रताड़ित था। भाई ऐसा थोड़ी, हम मानते हैं कि 100 मामले महिलाओं के खिलाफ आते हैं, पर 2 मामले 10 मामले अगर पुरुषों के खिलाफ भी आ रहे हैं तो समाज तो इसलिए बनाया गया है ना कि जिससे सभी को समान अधिकार मिले, सभी बराबर सम्मान के भाव से जिएं, सभी को गरिमामयी जीवन मिले, विवाह नामक संस्था ये कलंकित ना हो। चाहे पुरुष प्रताड़ित करे चाहे महिला प्रताड़ित करे, पर प्रताड़ित करे ही क्यों जब तुम दोनों सोच के ही बात कर रहे हो। मैं अभी एक वास्तुशास्त्री को सुन रहा था जो एस्ट्रोलॉजर भी है, जो वास्तु का भी देखता है ना, आचार्य पंकित गोयल। उसकी मुझे एक बात बहुत सही लगी कि ये सही लगी कि हम एक विवाह करते हैं और उस विवाह के इतने पवित्र बंधन में बंधने के लिए 2 परिवार हमेशा के लिए कमिटमेंट कर लेते हैं कि चलो हम अब देखो, विवाह केवल 2 व्यक्तियों के बीच में नहीं होता, 2 परिवारों के बीच में होता है, कहीं तो 2 समाजों के बीच में होता है। क्योंकि वो किसी एक समाज से, मान लो कि मैं सिंगल हूं तो मेरा पूरा समाज सिंगल समाज में, सिंगल मतलब मेरी वो कम्युनिटी सिंगल कहलाएगी अग्रवालों में भी। मान लो कि मेरी पत्नी गर्ग है या मित्तल है तो उनकी पूरी कम्युनिटी वो मित्तलों वाली कहलाएगी। तो वो पूरे 2 परिवार, 2 समाज, 2 कुटुंब जुड़ गए ना। लेकिन क्या है उसमें वो कहते हैं एक बात कि जो उस विवाह जैसे पवित्र बंधन के लिए जो सही मंत्रोच्चार कर दे, सही उस तरह की प्रक्रियाएं करवा दे जिससे कि किसी भी तरह का, अपन देखो इस समाज में, मानव समाज में रह रहे, यहाँ हर तरह की चीजें काम करती हैं। यहाँ पर अगर ऐसी बात है तो फिर भगवान नहीं है, अगर ये नहीं मानते तो। अगर भगवान मानते हो तो हर चीज भी है, क्योंकि पृथ्वी में अगर कोई है एक परमात्मा जिसे हर धर्म मानता है तो फिर उस परमात्मा से जुड़ी हर आत्मा भी है, और उस आत्मा परमात्मा की जो परम ज्योति है उसकी ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा का एक संबंध भी है। उस ऊर्जा के संबंधों में विचलन भी आता है और वो सही तल भी आता है, मतलब ये भी है बात। तो वो कहते हैं कि फिर उस पंडित को सबसे कम काहे पैसे देते हैं, उससे बार्गेन करते, पंडित जी 1100 में करवा दो ना, फेरे ही तो हैं, समझ रहे हो। वो अगर 10 रुपए भी ज्यादा रखवा ले पूजा के टाइम, फेरों के टाइम, तो एकदम हाथ एकदम टाइट कर लेते, अरे पंडित जी 100 काहे मांग रहे हो, 10 ही रखवा लो ना। तब वो अंदर से क्या कहेगा, भाड़ में जाए ऐसा विवाह, चल जल्दी से कंप्लीट करो।
ये बातें कि मतलब बहुत सही है। हमने तो देखो, हम विवाह को कैसे, हमारे लिए विवाह एक बहुत पवित्र बंधन है। विवाह एक बाकायदा हमारे यहाँ पर एक संस्था का दर्जा प्राप्त है। और ऐसे विवाह से उत्पन्न जो इस तरह की परिस्थितियां हैं जो बहुत अजीब सी लगती हैं, वो पूरे समाज की जड़ों को खोखला कर देने वाली तो हैं। आज चाहे महिला पुरुष को प्रताड़ित करे, चाहे पुरुष महिला को प्रताड़ित करे, पर समाज तो डूब गया ना भाई। ऐसे समाज का तुम क्या करोगे? ऐसे उस पुरुष और स्त्री के जोड़े का क्या करोगे जिसमें क्या है, तनाव ही तनाव है, दबाव ही दबाव है, दुश्चिंता ही दुश्चिंता और पिटाई ही पिटाई है। बोलो, ऐसे प्रताड़ना का क्या मतलब? इससे अच्छा है ना सब अकेले रहो, एकाकी रहो, जंगल में चले जाओ, पहले की तरह खो जाओ, एक दूसरे को मत जानो। बढ़िया है ना। जब सोच ही लिया है कि समाज में रहने का, एक साथ रहने का, तो फिर तरीके से रहो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। लेकिन क्या है, कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। 498A आप देख लो कितना ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। एक पक्षी है, कभी कोई पुरुष नहीं कहता कि मेरे पे मैं 498A लगाऊंगा, क्योंकि केवल महिला को प्राप्त अधिकार है, एक तरफा अधिकार है। और देखो इसमें क्या है कि हमारे यहां ऐसे बताया गया है कि खुद एनसीआरबी भी कहती है कि अगर आप इन केवल दोनों ही मामलों को लो, 304 वाले को और 498 वाले को, ये 2012 के आंकड़े, अभी तो और नए भी आएंगे। लाखों ऐसे अप्रमाणित मामले हैं जिनमें देखा कि व्यक्ति आरोपी ही नहीं था। मात्र 5-10-15% लोग आरोपी पाई गए, आरोपी सिद्ध नहीं हुआ। अब भाई साहब ऐसे में व्यक्ति तो जेल में रह लिया ना, उसकी तो हालत खराब हो गई ना। तो ये सारी चीजें। फिर इसमें और एक आता है आईपीसी 375। ये क्या है? बलात्कार। आईपीसी 375। अभी आपको पता है न्यूज़पेपर में आपने एक घटना सुनी होगी, पुरुष का बलात्कार। नहीं सुना? 4-5 महिलाएं उस लड़के को पकड़ के ले गई थी और उसका बलात्कार कर दिया। ऐसी घटनाएं भी होती हैं, कई बार बाहर आती हैं, कई बार नहीं आती। अब आप सोचो, वो ऐसे कर रहा है डर के मारे, तो क्या टेंशन ले रहा है ना? अपने सुरक्षित रहना, सुरक्षित आना जाना, ठीक है। अब भाई साहब आईपीसी 375 बलात्कार की बात करती है, जिसमें कहा गया है कि केवल पुरुष ही अपराधी हो सकता है। ये कितनी गलत बात है, महिला क्यों नहीं हो सकती? बताओ आप। फिर इसमें यह भी कहा है कि सिर्फ शिकार महिलाएं ही बनती है, पुरुष नहीं बन सकता। क्यों ट्रांसजेंडर नहीं बन सकते? बात ही नहीं है इसमें ट्रांसजेंडर्स की, पुरुषों की बात ही नहीं है। तो ये भी एक तरफा है, तो ऑब्वियस सी बात है दुरुपयोग उठेगा। आज देखो, किसी भी लड़की के साथ आप बस में बैठ के जा रहे हो, ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, हाँ है कि हमारे समाज में ये टीजिंग है और दुनिया भर की चीजें हैं, पर आपकी एक छोटी बात पर बहस हो गई। और बहस कितनी नॉर्मल थी, आपकी सीट नंबर 11 है, उसकी सीट नंबर 12 है, वो आपकी 11 विंडो सीट पे बैठ गई, आप 12 पे बैठना नहीं चाहते क्योंकि आपने पहले से बुक कर रखी है कि आप हटिए, मैं तो मेरी 11 पे बैठूंगा। उसने कहा अच्छा, कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा? उसके दिमाग में ये वाली बात बैठी हुई है। तो उसने क्या किया, क्यों नहीं बैठेगा, 12 पे बैठ जा, छेड़ रहा है मुझे, अभी 2 मुक्के दूंगी, और देखो लोगों सब छेड़ रहा है, मुझे छेड़ रहा है। क्योंकि उसको पता है कि मेरा ये कहने मात्र हुआ, ये 12 पे क्या, ये बस में ही नहीं बैठेगा, टिकट भी इसका गया बेकार। ले बैठ बेटा, तू 11 पे बैठ, अब तू 11 नंबर की गाड़ी से ही आ, तेरी से पैदल पैदल। ले बीच रास्ते में उसको फेंक गए बस में से लोग, क्योंकि सिर्फ एक लड़की ने ये कह दिया था ये मुझे छेड़ रहा था, जबकि हकीकत ये थी किसी ने जांची नहीं और बोला नहीं, क्योंकि बाकी सब लोग मदद करने के बहाने कुछ दोस्त भी तो ढूंढ रहे थे। समझ रहे हो ना, ये भी तो चक्कर है ना सोसाइटी में। अब देखिए, तो मतलब आईपीसी 375 में ट्रांसजेंडर और पुरुषों की बात नहीं की गई है कि इनके साथ भी बलात्कार हो सकता है, और ये एक बहुत बड़ा दुरुपयोग का एक बहुत बड़ा आधार देता है। और जबकि भारत में पुरुषों के साथ भी बलात्कार हो रहा है और ट्रांसजेंडर के साथ भी बलात्कार हो रहा है। आप देख लो अपने सिनेमा को उठाकर, आप देख लो, ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिसमें ट्रांसजेंडर के साथ भी बलात्कार हो रहा है और पुरुषों के साथ भी हुआ है, होता है। ऐसी कई फिल्में बनी हैं, आपकी नजर नहीं गई होगी। तो भाई अब बताओ क्या करोगे, है ना समस्या ये है। तो अब दूसरी बात, आईपीसी 377 एक ये भी है, ये सब कुछ इसी पे चलेगा। ये मैं तो चाहता हूं इस तरह का एक ऐसे आ जाए, बहुत अच्छा मुद्दा है, बहुत चल रहा है अभी भारत में, और ये आ जाए ना इंग्लिश और हिंदी में, बम्पर नंबर मिलेंगे। मैं इसे लिख के दूंगा, आप लोग जो क्लास के लोग हैं उनको, तो है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों को ऐप पर अपलोड हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है कि अगर ये आ जाए ना तो बम्पर नंबर मिलेंगे, क्योंकि मामला ही लौ का है,
बस ये है कि आप भावनाओं में मत बह जाना। जैसे अभी एक बच्ची बह गई थी ना कि नहीं महिलाएं तो दूसरे घरों से आती, दूसरे के में रहती, ऐसे नहीं, ऐसे फिर वो बात हो, इमोशन में भर के बात कर रहे हो आप निष्पक्ष होकर बात नहीं कर रहे हो। हाँ बोलो अंशराज सक्सेना। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जरूरी नहीं है कि जो आदमी है वो एक महिला को प्रताड़ित करता हो, महिला भी तो महिला को प्रताड़ित करती है। हाँ ये तो होता ही है, वो अभी बात करेंगे। महिला ने महिला का यौन शोषण कर लिया, मानेंगे ही नहीं लोग। सर दहेज के मामले में मोस्टली ये होता है कि सास वगैरह जो भी वो हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। चलो उस दहेज वाला मामला, मैं तो बलात्कार की बात कर रहा हूँ। महिला भी तो महिला का यौन शोषण कर ही सकती है ना, बहुत तरीके करने के तो, पर डिफाइन ही नहीं है, मानते पुरुष ही कर सकता है। ये एक मामला है जिसकी वजह से दुरुपयोग हो रहा है। आईपीसी 377, हाँ आईपीसी 354 सी और 354 डी में भी सर स्टॉकिंग और वायलेंस का क्राइम है जो सिर्फ फीमेल के अगेंस्ट में होता है, मेल के बस अगेंस्ट नहीं होता। भाई आज मान लो कि कोई पुरुष है, वो जा रहा है अपनी गली में बढ़िया बढ़िया, दो छोरी उसके पीछे लगी हुई हैं 2 महीने से, कोई मामला ही नहीं बनता। वो ये नहीं कर सकता भाई साहब मुझे दोनों लड़कियां ना 2 महीने से मेरा पीछा कर रही हैं, पता नहीं इनके मन में क्या है। पर अब पुरुष अगर 10-15 मीटर भी पीछे कर ले तो पीछा कर रहा है, 4 लोगों से फुड़ाई हो जाएगी उसकी बहुत तगड़ी। और वो लड़का प्रताड़ित है, उसके कभी किसी ने नहीं देखा है ना ऐसा बहुत मामला, समझ रहे हो। तो ये हो सकता है ना। एक आईपीसी 377 है जिसमें पुरुष के लिए एकमात्र विकल्प है क्या, कि पुरुषों द्वारा पुरुषों पर किए गए यौन शोषण को बलात्कार नहीं मानते, कि पुरुष का भी तो यौन शोषण कर सकता है, महिला का ही क्यों। पर अब पुरुष को वो है ही नहीं कि मैं लिखवा दूं अपनी खबर जाके कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। ये बहुत अजीब सी बात है भाई। पुरुष भी तो बलात्कार कर सकता है ना। अब वो पुरुष जाके क्या कहे कि मेरा बलात्कार हुआ है, अब उसे मानते नहीं है बलात्कार। अब देखो आपने कई फिल्मों में देखा होगा, जैसे दिल्ली की एक घटना थी जिसमें एक स्टूडेंट की बात है शायद, वो बस में बैठ के जा रहा था डीटीसी में, ये बाहर नहीं आई है ना, उस टाइम ये स्टूडेंट के बीच में ही चल रही थी। तो ये 2008 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, है ना। बाकायदा एक पुलिस में ही था कोई व्यक्ति, है ना, जो ड्यूटी ऑफ करके आ रहा होगा, दारू पी रखी होगी, उसने एक लड़के को बहुत परेशान किया। अब वो जाए तो किसके पास जाए बोलो। वो अपने दोस्तों के बीच में गए, 10-5 दिन जो हो अल्लाह सा मचा, काम खत्म हो गया, बात दब गई। बस के अंदर की बात है, एक लड़का प्रताड़ित हो गया एक पुलिस वाले से, मामला ही सामने नहीं आया। अब कैसे कराएंगे इसका बताओ। तो मतलब ये तो अजीब सी बात हो गई ना। ऐसा नहीं लग रहा फिर कहीं पे कि पुरुष एक साइड कर दिया गया सोसाइटी में, कानूनों में, कि कानून सिर्फ महिलाओं के लिए, इस विषय में पुरुष का अपना कोई कानून और अपना कोई अधिकार नहीं है। तो ये एक अगला आता है बीएनएस का 69, है ना, भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं ना इसे, बीएनएस 69 की जो धारा है, इसमें क्या है भाई साहब, इसमें कहा गया है कि धोखे से यौन संबंध बनाना एक अपराध है। आजकल यही चल रहा है सोसाइटी में, हर जगह देखो। मेरे तो साहब धोखे से बना लिए, मैं तो अपने बोली भाली थी, मैं तो समझती नहीं थी कुछ भी। ये मुझसे आकर कहा, मुझे कमरे में ले गया और मेरे साथ ऐसे यौन संबंध बना लिए, मुझसे कहा तो ब्याह करूंगा मैं तेरे साथ। अच्छा ऐसे किया? इसने बिल्कुल किया। अब बताओ ये ब्याह नहीं कर रहा है तो पहले से ही शादीशुदा निकला, या फिर ये तो और कहीं ब्याह कर रहा है। अब इसकी क्लास लो। वहीं अगर एक लड़का आके कह दे कि मैं तो अपने अच्छे खासे आरजेएस की तैयारी करने आया था, मुझे कोचिंग में मिली थी, है ना, इसने मुझसे कहा कि मैं जज बनते ही, है ना, विवाह कर लूंगी तेरे से, है ना, ये कर लूंगी वो कर लूंगी, और ऐसा मैं विवाह कर लूंगी, बढ़िया, तू तो मेरे को बस पूरा सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी वगैरह पढ़ा दे, बीएनएस बीएसए पढ़ा दे, बस ध्यान से सारे मेजर माइनर पढ़ा दे 2 महीने। इसलिए मुझे रूम पे ले गई थी और मेरे साथ यौन संबंध स्थापित कर लिए। अब भाई साहब मेरा तो प्री भी नहीं निकला, इसको तो मेंस भी निकल गया। मैं कह रहा हूँ ब्याह कर ले, मना कर रही है, मेरा तो शोषण हो गया। पुलिस वाले उसे कुट दिया, अच्छा पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है लड़की के, भाग यहाँ से। पर गलत तो वो भी नहीं है ना। आप देख लो कितने मामले होते हैं, आप देख लो जरा, घूमो उन मार्केट्स में जहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करने वाले लड़के लड़की हैं, वहाँ पर हर लड़की लड़के के प्रेम में है, उनके बीच शारीरिक संबंध है ज़्यादातर के, और लड़की के द्वारा वादा भी किया हुआ है कि हम दोनों में से कोई भी एक अगर सेलेक्ट हो गया तो हम शादी कर लेंगे। अब वो तो अपने सेलेक्ट हो गई, शादी करके चली गई,
अब लड़का यहाँ पे अकेला बैठा रो रहा है, अब वो किसके पास जाए? पुलिस वालों से कहे कि मेरे साथ यौन संबंध बना लिए, है ना, और मेरे साथ क्या हो गया, अब मेरे साथ तो ये अपराध हो गया, मानते ही नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है कि भैया महिला से ही शादी का वादा है, तो भैया पुरुष को तो 10 साल का जुर्माना कैद दोनों हो सकते हैं। अब आप सोचो महिला क्या कर रहे, भाई ऐसी लड़कियां भी तो बहुत है ना जो वादे करती हैं शादी के और यौन संबंध स्थापित करती है, नहीं नहीं अपन शादी करेंगे, तू टेंशन मत ले। टेंशन तो होगी, क्योंकि अगर इसके साथ अब ये धोखा हो गया तो वो किसी न्यायालय में नहीं जा सकता, कानून ही नहीं है, पुलिस के पास नहीं जा सकता, पुलिस वाले डंडा दे के भगा देंगे। बावड़ा हो रहा है कि उस लड़की की शादी होगी, जिंदगी खराब करेगा उसकी, ये उसकी जिंदगी खराब कर सकते हो। कोई पुरुष ने शादी कर ली तो वो कह दे कि नहीं मेरे साथ तो यौन संबंध बनाए थे इसने वादा करके, अब उसका तो बड़ा परिवार अब क्या है, उजड़ने की कगार पे आ गया, इसको तो पूरे अधिकार मिल गए, पुरुष को अधिकार नहीं है। तो ये भी एक दुरुपयोग का वो है, समझ रहे हो? हेलो, ठीक है। और फिर इसमें एक चीज की अजीब सी बात क्या है इस कानून की, है ना, 69 की इसमें यह है कि महिला के साथ मतलब विवाह के वादे पर यौन संबंध बना लिए। यौन संबंध तभी अपराध है जब पुरुष करता है वादा, महिला वादा करती है तो अपराध नहीं है। ये अजीब सी बात नहीं है, होना चाहिए ना। बहुत स्टूडेंट प्रताड़ित है इससे, आपको पता नहीं है। बहुत सारे बॉलीवुड वगैरह में इधर जाओगे ना जहाँ पे करियर से संबंधित बातें होती है, प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, जहाँ पे भी ये कंपटीशन का दौर चल रहा है, वहां पे आप देखो, समझ रहे हो ना बात को? आप देखो, सिर्फ तुम पिक्चर आई थी ना, सिर्फ तुम पिक्चर में क्या है, महिला उसको ज्यादा फोर्स कर रही है अपने साथ संबंध बनाने के लिए, कर रही है नहीं कर रही है? आप थोड़ा सोचो कि चीजें हैं बस उस तरह से एकदम साफ नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि सोसाइटी सभ्य है ना। पर उसमें दिखाया तो यही गया है कि भैया वो दीपक तो आरती से प्रेम करता है, लेकिन उधर सुष्मिता सेन क्या कर रही है, दिलवर दिलवर गाना गा रही है, होश ना खबर है ये कैसा असर है ना, वो गाना गा रही है, वो चाहती है उससे संबंध स्थापित करना, लेकिन दीपक नहीं चाहता। और मान लो कल के दिन संबंध स्थापित हो जाए, जबकि फोर्स उसने किया था, अब वो तो दीपक तो आरती से शादी कर ले, तो अब ये इसके लिए तो वो अपराध है, क्योंकि भले ही फोर्स इसने किया पर ये कह देगी कि इसने वादा किया था, नहीं कर रहा अब शादी, अब इसको बर्बाद करूंगी। लेकिन अगर ऐसे वो दीपक कहना चाहे कि नहीं चलो दीपक है भाड़ में जान दो आरती को, अपने को तो करोड़ों की कंपनी चाहिए, है ना, ये इसके साथ संबंध में आ जाए, कल के दिन इसको कोई दूसरा मिल जाए, इसके पिताजी अच्छी जगह विवाह कर दे, जो धड़कन पिक्चर में हुआ था सुनील शेट्टी के साथ, नहीं हुआ था हुआ था ना, उसने अपनी माँ से वादा कर रखा था, अंजलि ने देव की माँ से वादा कर रखा था, माँ मैं आऊंगी, है ना, माँ थाली लेके बैठी हुई है कि मेरी बहू आने वाली है, बहू आने वाली है। बेटा घर पे देव पहुंचता है खाली हाथ, क्या हुआ बेटा? बेटा कह रहा है कि दुनिया बदल दूंगा, ये बदल दूंगा, वो बदल दूंगा, पर बेटा पुलिस थाने नहीं जा रहा कि मेरे साथ वादा करके मुझसे ऐसे ऐसे काम करवा लिया, भाई साहब दूसरी जगह ब्याह कर रही है और वहां दूल्हे का सेहरा सुहाना चल रहा है। बोलो आया ना, समझ रहे हो ना, मैं मजाक में समझा रहा हूं पर बहुत गहरी बात है ये, फिल्मों में तो दिख ही रहा है ना ये। आप देखो कभी ध्यान ही नहीं गया अपना, आप देखो, नहीं तो चाहता तो देव पुलिस स्टेशन जा सकता था ना, अगर कानून होता सही तो, बोलो सही कानून होता, पुलिस जाता, वो देव जाता पुलिस स्टेशन में कि मेरे साथ यौन संबंध बनाए थे इसने और विवाह का वादा किया था। अब भाई इसको लग रहा है कि इसके बाप को लग रहा है मैं गरीब हूं तो इससे विवाह कर रहे हैं, मेरी तो अकेली माँ है घर में बूढ़ी, मैंने इसके चक्कर में तो मेरी बूढ़ी माँ पे ध्यान नहीं दिया, चलो ये बहू बन के आएगी, थोड़ी सी आर्थिक हालात भी सुधरेंगे और ये और भी चीजें सुधरेंगी, झोपड़ी से निकल के घर में पहुंचेंगे। पर ये तो यहाँ उल्टा हो गया। पर देव के लिए देखो कोई पुलिस नहीं है, बल्कि पुलिस उसे कूटने को तैयार है कि भाग हमारे सेठ जी घर के बाहर से, बोलो है ना। अब हर फिल्म में देखो कहते हैं ना साहित्य समाज का दर्पण है जी भैया, हाँ बिल्कुल, अरे हजारों मूवीज है, पहचाना नहीं है आज तक। आप सोचो सब कुछ हमारे बीच में पर हम अंधे बने हुए हैं, सब कुछ हमारे बीच में। अच्छा एक बात बताओ, एक प्रियंका चोपड़ा की और प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, अमरीश पुरी की फिल्म आई थी, अक्षय कुमार की, क्या नाम था उस फिल्म का? अच्छा उसी का नाम है क्या ऐतराज? अब देखो उसमें गुरु ये तो अच्छा करीना कपूर पढ़ी लिखी थी, समझ रहे हो, नहीं तो क्या है भाई साहब वो जा ही रहे थे जेल में। नहीं, ये कितने साल पहले एग्जाम्पल सेट हुआ है, आप सोचो, जब आप तो छोटे छोटे बच्चे होंगे, कितने साल पहले एग्जाम्पल सेट किया, लेकिन मान ही नहीं रहे हमने क्या एकदम इतने अंधे हो गए, हम
हमारे देश में क्या है कि हम इमोशंस पे इतने बह जाते हैं, इतने बह जाते हैं कि मुद्दे हट ही जाते हैं। आप देख लो, आप देख लो, किसी पुरुष की पीड़ा को कोई सुनने वाला अगर बैठा हो तो कोई है क्या बैठा हुआ? आज अगर मान लो कि कोई बच्चा, कोई लड़का बस में बैठा हुआ है, पीछे से 4-5 लड़कियां मजाक में उसके चांटा मार दें, वो जाके कहे किसी एसडीएम से, किसी पुलिस ऑफिसर से, भाई साहब मैं तो बस में बैठ के आ रहा, मेरी तो एग्जाम है, मेरा तो स्टेट ऑफ माइंड ही खराब हो गया, मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया, मेरे चांटा मार दिया। एक बार पढ़ाई कर, माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा है, आज स्कीम पढ़ रहा है, ऐसे बात करते पुलिस वाले। वो मानेंगे ही नहीं कि इसको चाटा पड़ा होगा, वो मानेंगे नहीं कि इसका भी स्टेट ऑफ माइंड होता है, वो मानेंगे नहीं कि ये भी तनाव में जा सकता है, उनके लिए तो ये है लड़ गए, चल बैठ, और गाली और दे देंगे उसे माँ बहन की। वहीं पर एक लड़की बैठी है, मान लो एक लड़के से गलती से भी हाथ लग गया, वो एक बार पुलिस में चले गए कि साहब मेरे को ना बस में ऐसे ऐसे हाथ लगा दिया था, ऐसे मेरे सर पे मार दिया था, चलो कहाँ है, बस रुकेगी, लड़के को उठाएंगे, लड़के को ऐसा पीटेंगे, ऐसा पीटेंगे, ऐसा पीटेंगे। वो कह रहा है मेरी 10वीं की एग्जाम गलती से हाथ लगे, एग्जाम दिया फिर कूट लेना, नहीं, उसका पेपर खराब है ना। ये स्थिति आप करके देख लो, अभी प्रैक्टिकल करो जाके बाहर सड़क पर। अब जोर जोर से चिल्लाओ मुझे मेरी बीवी ने पीटा, मुझे मेरी बीवी ने पीटा, कोई आ जाए बचाने, और एक बस महिला जाके चिल्ला दे बाहर कि मुझे मेरे पति ने प्रताड़ित किया। अब देखो 100 लोग आ जाएंगे, कहाँ किया बताओ, आप अभी तोड़ते हो उसके हाथ पे, बोलो हाँ या ना। बहुत अजीब सी बात नहीं हो गई है? तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि कानूनों में लूप होल है, कानूनों में वो गड्ढा है बना हुआ, वो गर्त है जिसको भरना बहुत जरूरी है, बनाना पड़ेगा हमें। लिंग तटस्थ समाज बनाना पड़ेगा, ये नहीं कि केवल पागल हो रहे हैं कि एक तरफ। भाई ऐसे समाज की भी जरूरत नहीं है जहां पुरुष बिल्कुल प्रताड़ित हो जाए, ऐसे समाज की भी जरूरत नहीं है जहां महिला प्रताड़ित हो जाए। क्यों प्रताड़ित हो? दोनों ही समान भाव से रहे ना, क्या दिक्कत आ रही है? क्यों एक दूसरे को यूज करें इस तरह से? क्यों एक दूसरे को वस्तु समझने लगे? वस्तु थोड़ी है, हम मनुष्य हैं यार, मानव समाज में रह रहे हैं। पर कोई बात नहीं भैया, तो ये चीज है। अब इसमें एक चीज है कि कभी भी इस वाले में BNS 69 में ये तथ्य आज तक नहीं देखा गया है कि महिला भी स्वेच्छा से संबंध बना रही है। ये तथ्य कभी भी नहीं देखा जाता है कोर्ट में कि महिला की इसमें स्वेच्छा थी, उसने खुद ने प्रेरित किया था, उसने खुद ने संबंध बनाने पर दबाव डाला। इस तथ्य को बिल्कुल नदारद कर दिया गया है, जो दिखाता है कि महिलाएं कानूनों का दुरुपयोग करती हैं। एक अगला आता है IPC 354, है ना, महिला की मर्यादा मान सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए, है ना, उस पर ऐसे बात आता है कि महिला की मान सम्मान पर क्षति पहुंच रही है, गलत मंशा रख रहे हैं, हमला कर दिया, ये कर दिया। पुरुष का मान सम्मान नहीं होता? बोलो, हमारे यहां सिर्फ माना है मान सम्मान महिला का होता है, जिसमें क्या है, कहते हैं कि जिसमें ऐसे मामले खूब आए कि पुरुष वो महिलाएं पुरुषों को खूब धमका रही हैं, लेकिन नहीं। अब बताओ पुरुष और ट्रांसजेंडर कहां पे जाएगा? 354 ऐसे लिख दिया गया है, पुरुष और ट्रांसजेंडर के लिए कोई बात ही नहीं है। ट्रांसजेंडरों को भी धमका धमका के बहुत काम करवाए जाते हैं, पुरुषों को भी धमका धमका के बहुत काम करवाए जाते हैं, उनके भी मान सम्मान को क्षति पहुंचाई जाती है, उन पर भी हमला किया जाता है, उनके प्रति भी गलत मंशा रखी जाती है। आप देख लो, आप देख लो कितनी तरह की। भाई समाज में कोई भी चीज आ रही है वो तभी तो बन पा रही है। आप देख लो, कई लोग प्रताड़ित पर कह नहीं पा रहे हैं, तो 354 की वजह से ही तो है ऐसा, क्योंकि एक तरफा जा रहा है भैया, वो एक तरफा जा रहा है। उस तो ये एक ही है CRPC 1973 का 125 धारा 125, उसमें क्या है, न केवल पत्नी बल्कि उसके माता पिता व बच्चों के लिए भी भरण पोषण की अवधारणा को निर्धारित किया गया है कि अगर आप CRPC का 125 क्या कहता है, पत्नी तो है, बच्चे भी और माता पिता भी उसके, उनका भी भरण पोषण करो। क्यों करो? नहीं हो वित्तीय आवश्यकता तो अरे मतलब जैसे जो बच्चे पैदा हो गए और बच्चे की जो माँ है और जो बच्चे जिसके साथ रह रहे, मतलब पुरुष के घर में ही तो रह रहे होंगे ना, तो बच्चे के साथ उसके पूरे परिवार की ख्याल अकेले उस पुरुष को रखने का ही तो है। अब वो अकेला पुरुष चाहे वो जिसको भी माने, माता पिता या बच्चा माने, अब वो तो कह देगी कि हाँ मैं मानती हूँ, पर पुरुष क्यों दे पैसा? भाई नहीं है मेरे पास तो जा। भाई मान लो कि एक बच्चा कह रहा है मैं मम्मी के साथ रहूंगा, रह भाई, तू कौन मना कर रहा, पर मेरे पास पैसे नहीं। ये नहीं कि तू बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा तो मैं पैसे दूं, क्यों दूं मैं पैसे? तेरी मम्मी कमा रही है, तेरी मम्मी पैसे दे देगी। नहीं कह सकता, ये पिटाई होगी फिर बाहर। बोलो, कह सकता है क्या पुरुष? भाई एक महिला शादी में लगा रही है कितने रुपए? 1 लाख रुपए। दहेज का केस लगा के तलाक पर कितने रुपए मांग रही है? 50 लाख रुपए। क्यों मांग रही है भैया? मांग रही है ना, अखबार में ही आता रहता है ऐसा।
शादी में कितने लगाए 1 लाख रुपए, मांग कितने रहे हो 50 लाख रुपए, केस कितने का लगा है 5 करोड़ का कि 50 तो मिल ही जाएंगे। आप सोच रहे हो ना ये बात। अब ये बहुत अजीब सी है कि जिसमें इस बात का बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता कि सच में महिला को वित्तीय आवश्यकता है या नहीं है। तो बहुत अजीब सी बात है ना। कई गरीब लोग हैं, गरीब लड़के हैं जो रोते रहते हैं कोर्ट के सामने, अब हम कहाँ से पैसे दें। भाई मान लो कि एक गरीब व्यक्ति जो 25-30 हज़ार की नौकरी करता है, आजकल लड़कों में ऐसी प्रवृत्ति विकसित हो रही है कि यार जो छोटी नौकरी करने वाले लड़के हैं ना, वो इस तरह के समाज की स्थिति को देखते हुए, इस तरह की स्थितियों को देखते हुए सोच रहे हैं कि यार शादी करना बेकार है। कल के दिन साला तलाक हुआ तो मैं तो 20,000 रुपये महीने कमाता हूँ, ये तो साला मैं अपना पैसा लगा के और ये 50,000 रुपये लगा के इन्होंने एक छोटी सी शादी कर दी। कल के दिन इसने मुझसे 10 लाख मांग भी लिए तो मैं वो 10 लाख कितनी जन्मों में चुका पाऊंगा। मेरे पास तो खुद का किराए का कमरा है, मैं तो खुद किराए के घर में रह रहा हूँ। तो बचना चाह रहे हैं हम शादी जैसी चीज़ से। और बहुत बड़ी दिक्कत है ये समाज में, जब विवाह जैसी पवित्र संस्था पर अगर लोगों को संदेह होने लग जाए। आप सोचो ना कितनी अजीब सी सिचुएशन में हम चले जा रहे हैं। तो मतलब तो भाई साहब इसका भी दुरुपयोग हो ही रहा है, हो रहा है ना। क्यों चाहिए पैसा, नहीं पल रहा बच्चा, छोड़ दो फिर दे दो इसको। और नहीं, बच्चा भी रखना है, माँ बाप भी रखने हैं उसके, पैसे भी दे दे हमें, तो ऐसे थोड़ी होता है नहीं। फिर अपना आता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो घरेलू हिंसा के से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। इसमें क्या है, पुरुषों व ट्रांसजेंडर के दुर्व्यवहार को संभावित शिकार के रूप में मान्यता नहीं मिली है कि घरेलू हिंसा पुरुषों के साथ नहीं होती है, ट्रांसजेंडरों के साथ घरेलू हिंसा नहीं होती। क्यों नहीं होती? मान लो पुरुष ने चाय बनाई, चाय में थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डल गई, पत्नी तमतमाई आई और उसके चाय का वो बर्तन फेंक के मार दिया। होती हैं बहुत, बर्तन फेंका फांकी बहुत करती हैं, एकदम से भागती हैं, धम से गेट को लगाती हैं, उंगली आ गई उसकी चारों, वो उस दिन से लूला हो गया, कह नहीं पा रहा है मेरी उंगलियां क्यों कटी है, घूम रहा है अस्पतालों में, मेरे टाके लगा दो, मेरे टाके लगा दो। अब उससे पूछ रहे काई से कट गया, अरे वो गलती से हवा से गेट लग गया, ये पता है वहां पे वो देवी चंडी बनी हुई है। नहीं बोलो, वो डरा हुआ है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। उसने कहा था शादी के 7 वचन मैंने लिए थे पर इसने क्यों नहीं लिए, या इसने लिए थे तो मैंने क्यों नहीं लिए। क्या चल रहा है ये, है ना। मतलब और मेरे दुर्व्यवहार पर मैं जा रहा हूं कि भाई साहब मैं तो अपने घर से बढ़िया ऑफिस के लिए निकल रहा था, मैंने तो कुछ नहीं, इसने पूछा शाम को कब तक आओगे, मैंने कहा कि आज तो मेरी ऑफिस में मीटिंग थोड़ी लेट है, लेट हो जाऊंगा। इसने तो मैं दरवाजे से बाहर निकल रहा था, मुंह मेरा बाहर था, इसने पीछे से लात मारी, मेरे पिछवाड़े पे मैं मुंह के बल गिरा, सर फट गया, 10 टाँके आए। पुलिस वाले कहे बावड़ा हो रहा है कि ऐसे के मत कहना किसी से कि पीछे से लात मारी, है ना, हंसेंगे लोग, बच जा तू घर पे। और सच में फिर उसके बाद सोच रहे हाँ यार नहीं कहनी है कि मेरे पिछवाड़े पे लात मार के बजाया मुझे घर से। बोलो अजीब सी बात है ना, कह नहीं पाएगा ना बेचारा। क्यों नहीं कह पाएगा? क्योंकि ये परिभाषित ही नहीं है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 पुरुषों और ट्रांसजेंडरों को किसी तरह के कोई अधिकार ही नहीं देता है, समझ रहे हो। कोई विधिक संरक्षण पुरुषों और ट्रांसजेंडरों के लिए दिया ही नहीं गया है, तो भाई साहब क्या होगा, दुरुपयोग होगा, समझ रहे हो। चलो फिर अपने आता है पॉक्सो 2012। पॉक्सो 2012 में क्या है कि अगर कोई महिला सिंगल है तो वो गर्ल चाइल्ड को और बॉय चाइल्ड को अपने लिए ले सकती है, अडॉप्ट कर सकती है, मानते हो ना इस चीज को। लेकिन कोई पुरुष एकल है इसमें, पॉक्सो 2012 में है कि एक महिला अगर अकेली है, मान लो तलाक के बाद एकल भी हो गई है, वो भोग जेजे में है कि पॉक्सो में भी है, जेजे में। अब मुझे तो लॉ आता नहीं है ना यार, तो तुम्हें ही बताना है। अब जिसमें किस में बताओ, जल्दी बोलना है। ये जेजे जुवेनाइल जस्टिस में, तो इस अरे मैं इसीलिए जेजे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉक्सो की बात कर रहा हूं, बहुत समझ के, इसलिए मत लाओ उसको जबरदस्ती जेजे को। पॉक्सो में है, पॉक्सो 2012 में क्या बात है कि कोई एकल महिला जो ऐसे तलाक के मामले में होती है, वो अपने साथ बच्चा रख सकती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो, लेकिन पुरुष बालिका नहीं ले सकता गोद। पुरुष बालिका को गोद नहीं ले सकता क्योंकि उस पर विश्वास नहीं है। अरे है, मैं बहुत समझ के साथ बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, है ना। अब होगा जिसमें तुम जे पॉक्सो देख लेना जिसमें हो तो,
पर मतलब एकल के मामले मुझे अंदाजा नहीं है ना उतना, मैंने जितना खोजा करा है वो मुझे कमी मिला, मुझे वैसे भी नहीं आता लॉ। अगर लॉ मुझे आता तो मेरे नहीं पढ़ रहे होते 2 लाख की फीस दे के बढ़िया तरीके से। बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो। यहाँ बुफे होता है एक बढ़िया सा, यहाँ पे खाना वाना होता दुनिया भर की, गद्दीदार सीटें होती मुझे लॉ नहीं आता, मुझसे हिंदी आती, इसलिए तो चलो तो मुझे नहीं पता लॉ, मैं इसलिए आपकी हेल्प ले रहा हूँ बार बार। टॉपिक मैंने आपका वाला इसलिए चुना है, जैसे यूट्यूब पे भी कोई बच्चा देखे टॉपिक तो मैं कोई भी चुन लेता इंप्रेस करने के लिए, पर ये क्यों चुना कि टॉपिक आपका ही आएगा, बायस्ड नहीं होना है। टॉपिक आपका होगा, नॉलेज पूरी आपकी होगी, आपको तो एक एक एक्ट रटा पड़ा है, ये नहीं कि वहां पे आप बायस्ड हो जाओ, जबरदस्ती अपने दिमाग में कोई विचार बना लो, नहीं नहीं यार चल बढ़ने दे। बढ़ने दे क्यों भाई, 20 नंबर का क्वेश्चन है, अपने को तो 15, 16, 17 जितने ज्यादा मिल जाए उतने कम है ना, कंपटीशन का दौर है, मात्र 44 सीटें। तो अब बताओ उसमें पुरुष को, अब बालिका को गोद नहीं ले सकता, क्यों भाई, तो यहां पे भी दुरुपयोग है। फिर ये आता है कि जब इतने सारे मामले हमारे पास हैं तो इसका मतलब अब हमें मानना पड़ेगा कि महिलाएं कानूनों का दुरुपयोग करती हैं, क्योंकि हम एनसीआरबी के भी आंकड़े देखें कि एनसीआरबी खुद कह रही है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, कि लाखों मामले आते हैं, उनमें महज 10-15% मामले ऐसे निकलते हैं जिनमें आरोपी सच में वही होता है, बाकी सारे मामले झूठे हैं। 2012 में तो एग्जैक्ट 2 लाख मामलों पे स्टडी की। अब आप सोचो 2 लाख मामले में से मात्र 20, 25, 30 हजार मामले सही निकलना, बाकी 1,75,000 मामले झूठे निकलना, कितनी बड़ी उस चीज को दिखाता है, उस गड्ढे को, उस गर्त को दिखाता है, उस लैक को दिखाता है। आप सोचो तो प्रताड़ित तो है ही है ना पुरुष। अब सबसे बड़ी बात आता है कि ठीक है कि महिलाएं इस तरह से कानूनों का दुरुपयोग करती हैं, तो इसका हमारे इस इंडियन सोसाइटी पर, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव आप बताओ, आप आते होंगे आपको। हाँ बोलो, हाँ बोलो अंकिता। हाँ ये तो है ही। अच्छा मैंने सोचा ऐसे बोला करो कि मैं बता रही हूं। तो इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, तो देखो अवसाद में चला जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में व्यक्ति, पुरुष जो चला जाएगा ना, बोलो चिंता बढ़ जाएगी, मनोवैज्ञानिक संकट है, उन पर किसी की नजर ही नहीं जाती, बोलो है ना। और बताओ है क्या, आत्महत्या, दीर्घकालिक कलंक। अब देख लो एक व्यक्ति है, उसको उसकी पत्नी एक्सीडेंट हुआ, एक मर गई, लेकिन दहेज हत्या का केस लग गया। 10-5 साल बाद जब वो मामला फ्री हुआ तब पता लगा नहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो सच में एक्सीडेंट था। अब वो कितना भी बाहर आ जाए, कितना भी समाज में उसे बाइज्जत बरी करके भेज दिया जाए, समाज का बेटा इसकी सेटिंग होगी, जरूर इसने कोई ना कोई लिंक लगाई होगी, वकील तगड़ा किया होगा, बच के आ गया, पर ये ही है, इसने ही मारा, मर्डरर है ये। उस दिन से वो समाज में हत्यारे के रूप में प्रचलित हो जाएगा, कहीं से भी गुजरेगा, वहीं रिश्तेदारों के बीच में जाएगा तो भी अरे ये हत्यारा है, ये हत्यारा। दीर्घकालिक जो है ना कलंक ये लग जाता है। प्रताड़ित किया कि भाई उसके एक बार केस हो गया कि भाई इसने अपनी बीवी को पीटा, पता लगा कि पीटा ही नहीं है, वो तो खुद अपना सर फोड़ ली गुस्से में। ये भी तो हो सकता है वो इरिटेट हो, खुद कर ले ले ले, ले मार मुझे, मार मार मार, वो खुद जबकि खुद मार रही है ना। फिर चले गई कि इसने मुझे मारा, मेरे तो ये फट गया सर। वो कह रहा नहीं उस पर बाटे पे देखो आते ही नहीं मेरे, तो कि नहीं अब तेरे ही आते हैं, तो मैंने तो इसके हाथ में से बाटा छुड़ाया था कि नहीं तेरे निशान है इस बाटे पे, तू नहीं फोड़ा इसका सर। पर उसके तो जीवन भर के लिए क्या हो गया, वो टेंशन में आ गया। मान लो कल के दिन वो उसके साथ घर में रहने भी लग जाए तो वो हमेशा एक डर में जिएगा जब तक मृत्यु नहीं होगी, तब तक कि यार पता नहीं कब ऐसी सिचुएशन फिर से क्रिएट हो जाए कि मुझे पुलिस वाले ले जाके फिर कूटें फिर ही अपना वो डर के जीवन जिएगा, खुल के जीवन ही नहीं जिएगा। उनके बीच का प्रेम है ना वो खत्म हो गया उस दिन से ही, उनके बीच की किसी भी तरह की इच्छाएं कामनाएं मर चुकी हैं, समझ रहे हो। और क्या होगा, भावनाएं दब जाएंगी, दम। और बहुत बेकार होता है किसी भी समाज में भावनाओं का दब जाना। तो दमित इच्छाएं और भावनाएं, रिश्तों का पतन, ये हो जाएगा हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या बोल रही थी। हाँ बिल्कुल कि है ना, पीढ़ियों को गलत मैसेज जाता है। और बताओ।
हाँ देखो, इससे कहीं ना कहीं इससे रोजगार पर असर पड़ता है। अब मान लो कि मैं तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक आदमी एक कॉलोनी में बिल्कुल छोटी सी एक दुकान लेके बैठा है, जिससे महज वो 100-200-500 रुपये पर दिन कमाता था। उस पर एक केस लग गया दहेज हत्या का। 7-8 साल में, 5 साल में, 2-4 साल में वो फ्री हुआ कि नहीं इसने नहीं किया, वो तो एक एक्सीडेंट था, गलती से हो गया, वो इसकी इसमें कोई गलती नहीं है, बाइज्जत जाए। वो अपनी दुकान फिर 2-4-5-6 साल बाद रन करने लग जाए। पता है लोग क्या भावना रखेंगे, अरे यार इसकी दुकान, बेटा इसकी दुकान पे मत जाना। सामाजिक प्रतिष्ठा एकदम से खत्म, रोजगार पर एकदम नेगेटिव असर पड़ता है और सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, मान सम्मान है ना खत्म हो जाता है। आप देख लो, सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म और मान सम्मान खत्म। और फिर व्यक्ति तो देखो अपना पूरा जीवन हम किस में लगाते हैं। आप यहाँ तैयारी क्यों कर रहे हो? समाज में मान सम्मान पाने के लिए। ये सबसे बड़ा रीज़न है। सबको एक एलिटनेस चाहिए कि हाँ हम जाएं कहीं पर भी लोग हमें अच्छे से ट्रीट करें। नहीं, काहे आप जज बनना चाहोगे? अगर आपको एक बेहतर तनख्वाह नहीं दी जाए, एक बेहतर आपको प्रोजेक्शन नहीं मिले, आपको समाज में स्थान नहीं मिले, तो मुझे नहीं लगता आप जज बनना चाहोगे। फिर आप चाहोगे कि मैं SI का फॉर्म भर दूं जिससे कम से कम लोग डरे तो सही। नहीं, आप जज क्यों बनना चाहते हो? आप जज इसीलिए तो बनना चाहते हो समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़े, ये बढ़े वो बढ़े, पैसा भी हो, लोग समझे भी, लोग हमारे विचारों की कद्र करें, हमारे द्वारा दिए गए जो भी मतलब बातें हैं और जो हमने जजमेंट्स दिए उनको कभी ना कभी ऐसा माइलस्टोन माना जाए। इस सब के लिए तो बन रहे हो ना आप जज। लेकिन क्या हुआ, अचानक से एक दिन आपके खिलाफ ही केस हो गया कि फलाने जज साहब अपनी बीवी को पीटते हुए पाए गए, है ना, क्योंकि बीवी ने केस कर दिया कि मुझे पीटा। जज साहब पे मान लो कोई मामला बना, 1-2 साल में आया सामने कि नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो पता है दुनिया क्या कहेगी? नहीं, इन्होंने अपनी पद का दुरुपयोग करके इस मामले को दबा लिया। कोई ये नहीं कहेंगे कि यार ये सही भी हो सकते हैं, वो लेडीज भी गलत हो सकती है। कोई भी नहीं कहता। आप देख लो, कभी भी किसी पर कोई चार्ज लग जाए, जैसे अभी मुझ पर इल्जाम लग जाए चोरी का यहाँ से, कि मैं इस कोचिंग से ये माउस चुरा के ले गया, ये मुझ पर इल्जाम लग जाए क्योंकि ये माउस यहाँ से कहीं गिर गया, खो गया, इस टेबल के नीचे ही घुस गया, मान लो ऐसे जल्दबाजी में हाथ करते समय इस पोडियम के नीचे घुस गया और इधर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। 1-2-4 महीने बीत जाते हैं, अचानक से क्या होता है कि पोडियम कोई उठाता है, माउस यही मिलता है। एकदम से सर को, अरे यार हरी सर को फोन करो, गलती हो गई अपने से, है ना, अरे सर आप आ जाओ, सॉरी हमने आप पे ऐसा किया, ये किया, शंका संदेह हुआ, अरे नहीं आप कल से आप ही पढ़ाओ, नहीं यार ये बहुत हमें रिग्रेट हो रहा है, हम इस पे पश्चाताप करना चाहते हैं, आपको पहले हम 10,000 रुपये घंटे देना चाह रहे थे, अब तो 20,000 देंगे, आ जाओ आप ही, ये वो सर बात करने लग जाए। मैं आ जाता हूँ, बैच वही है। 2 महीने बाद मैं आया सामने, आप पता है मन ही मन में क्या सोचोगे? कई आधे लोग तो क्या सोचेंगे माउस मिलने के बाद भी, ये आदमी बहुत तेज है, रात में रख गया होगा माउस। बेटा कुछ तो ऐसा हुआ है कि सर को ना जरूरत थी शायद ना कि टॉपिक पूरे करवाने थे, तो सर इसको लिया है, बढ़ने दे, इसको भी पैसे दे दियोगे, इसके पास काम नहीं होगा इसलिए आ गया पढ़ाने, पर चोटता है ये तो। ये मानव प्रवृत्ति है। आप सोचो हम इसी तरह का सोचते हैं तो एक व्यक्ति का तो जीवन खत्म हो गया ना, समाप्त कर दिया ना आपने दुरुपयोग करके इन चीजों का। तो ये होता है, तो इसके प्रभाव पड़ते हैं। तो अब इसके उपाय क्या हैं भाई? दुनिया भर के प्रभाव बता, और भी बता देना कि परिवार खत्म हो जाता है, समाज की संस्थाएं कहीं ना कहीं से विकृत होती हैं, है ना, समाज में विवाह जैसी संस्थाओं पर, और हमारी जो पौराणिक आख्यानों में जिस तरह से अर्धांगिनी का पद दिया गया है, जिस तरह से पुरुष का पद दिया गया है, वो पद कलंकित होते हैं। हमारे यहाँ जो देवत्व का दर्जा प्राप्त है वो देवत्व का दर्जा कलंकित होता है। दुनिया भर की बातें लिखने के लिए इफेक्ट में। ले अब निवारण की बातें कर लेंगे कि निवारण में क्या क्या है भाई? वही लिंग तटस्थ कानून बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले लिंग तटस्थ कानून, ऐसे कानून बनाओ जो लिंग तटस्थ हो। समझ रहे हो? बलात्कार जैसे है आर्टिकल किसमें, उसमें आर्टिकल के वो धारा कौन सी में, 375 में, हाँ, उसमें अब कौन सी हो गई है, 63 BNS में 63। तो BNS जो 63 है उसमें क्या लिख रहा है शब्द? रेप ही लिख रहा है ना, हिंदी में बलात्कार लिख रहा है ना, बलात्संग लिख रखा है ना, उसको यौन हिंसा किया जा सकता है। अब यौन हिंसा क्या है? लिंग तटस्थ शब्द है।
बलात्कार लिंग तटस्थ नहीं है। बलात्कार में तो मान लिया गया है कि स्त्री के साथ ही हो सकता है, यौन हिंसा तो पुरुष के साथ भी हो सकती है ना, ट्रांसजेंडर के साथ भी हो सकती है ना, तो ऐसा किया जा सकता है। एक ये कहते हैं कि आईपीसी जो 500 जो धारा 500 है उसमें क्या है, पति मानहानि का मुकदमा कर सकता है, तो पुरुष को सुरक्षा दी गई है उसमें निवारण के तौर पर कि आप मानहानि का मुकदमा कर दो कि भैया मेरा समाज में इज्जत था, इसने मेरे पे ऐसे ऐसे कर दिया है, अब मैं तो मानहानि करूंगा इस पे, तो वो एक सुरक्षा। एक है कैसे, ये क्या कहना चाह रही है, न्यायपालिका की क्या भूमिका रहती है इसके अंदर? न्यायपालिका की भूमिका, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अपने न्यायपालिका की भूमिका वगैरह तो है ही है ना इतने वर्षों से, तब भी चीज़ें तो हो ही रही है ना, अपन इसे एक तरफा देख रहे हैं, बस टॉपिक के हिसाब से ही चलना है। वो अपने को जबरदस्ती के सजेशंस नहीं लाने, अपने को तो पहले काम की बातों पे चलना है कि भैया आईपीसी में जो धारा 500 है उसमें मानहानि के मुकदमे की उसको शक्ति दी गई है, अगर उसको ऐसा लगता है तो निवारण ये कि मानहानि का मुकदमा करे, जिससे अपने आप जो गलत काम कर रहा है वो डरेगा। कानून का व्यक्ति कानून से ही डर सकता है, अगर वो कानून का दुरुपयोग कर रखी है तो तुम दूसरा कानून लाओ, उसके दुरुपयोग को सदुपयोग में चेंज करवाओ ना उसको भी। तो फिर भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ बातों में कर देंगे कि वो अगर इतना ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन होता, सब कुछ होता, तो फिर तो पहले ही काम नहीं होता ना, इतनी बातें नहीं होती ना। ये तभी तो बातें हो रही हैं कि इतने वर्षों से अच्छा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, मजबूर है भाई। सुप्रीम कोर्ट वगैरह इन सब ने भी कहा कि हम क्या करें, हम मानते हैं कि ये दहेज हत्या वाला जो मामला है, ये सब जो चीजें हैं इनमें कुछ चीजें गलत आ रही हैं, लेकिन क्या करें, हमें ये रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि महिलाओं के साथ ज्यादा होता है ये, तो अगर इसको हम हटा देंगे तो फिर क्या पुरुष बहुत ज्यादा हावी हो जाएंगे, उनकी तो मजबूरी है ना। लेकिन अपन तो निबंध में उतनी बात कर सकते हैं जितनी अपने को करना का अधिकार है, अपने को तो लिखना पड़ेगा भाई। एक तो भैया तुम्हें मानहानि का अधिकार दे रखा है, उसको यूज कर लो। एक सीआरपीसी की धारा 9 है जिसमें क्षतिपूर्ति की वसूली का दावा हो सकता है कि अगर तुम्हें कुछ किए तो कंपनसेशन तुम भी ले लो, समझ रहे हो। ये यही बातें लिखनी है, कुछ अपनी तरफ से हाइपोथेटिकल बातें, कुछ कल्पनात्मक बातें, जबरदस्ती के आदर्श ठोक के मत आ जाना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। वो फिर निबंध नहीं रह जाता, वो तुम्हारी कोरी कल्पनाएं हैं, और लॉ में कल्पनाओं से काम नहीं चलता केवल कि तुमने मर्डर किया कि नहीं मैंने मर्डर नहीं किया, तुम कल्पना करते रहो मर्डर नहीं किया, शायद किया भी पर मैंने तो ऐसी कल्पना नहीं। वहाँ पे है लॉ बने हुए, लॉ के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें पाई जाती हो तो मर्डर है, नहीं तो नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि भाई तुम्हारे पास अगर तुम्हारा हो रहा है कुछ, तुम्हारे साथ महिलाएं दुरुपयोग कर रही है, तो तुम्हारे पास भी ये कुछ काम है, इनको यूज करो। जैसे इसमें एक मैंने ये पढ़ा था आईपीसी का 182 है ना, और 498A है ना, इनसे सुरक्षा प्राप्त करने की बात चल रही है कि ये सुरक्षा मिलती है तुम्हें। मतलब अगर झूठे बयानबाजी वगैरह कोई करता है तो जो झूठे बयान देता है उसको आरोपी को 6 माह का कैद है, जुर्माना है, दुनिया भर की चीज है। तो आप टेंशन मत लो, आपके लिए अगर आपके लिए कोई कहेगा कि भैया गलत इसने किया और उसके लिए कोई बयान भी देने आ गया उस लड़की की तरफ से या कुछ ऐसा होता है, तो तुम्हें भी थोड़े से अधिकार मिलते हैं। ये सब चीजें। फिर न्यायालय क्या कहता है भाई, सबसे बड़ी बात है न्यायालय क्या दृष्टिकोण रखता है। तो न्यायालय का एक मामला है, सबसे पहले तो विधि आयोग की 172वीं रिपोर्ट जो 2000 में आई थी, जिसमें विधि आयोग ने कहा था कि बलात्कार के स्थान पर यौन हमला शब्द को लाना चाहिए। बलात्कार के स्थान पर किस शब्द को लाना चाहिए? यौन हमला। ये विधि आयोग सन 2000 में ही कह गया अपनी 172वीं रिपोर्ट में। लॉ कमीशन तो बात करता ही है, ऐसी अच्छी अच्छी बातें करता है, वो तो चाहता ही है ना कि नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, समझ रहे हो, सबको बराबर के अधिकार मिले ना। क्या दिक्कत आ रही है समाज में। फिर दूसरी बात है, एक मामला और है प्रिया पटेल वर्सेस एमपी स्टेट 2006 का, जिसमें ये कहा कि अपराधी की पत्नी ने बलात्कार को देखा, पीड़िता को थप्पड़ मारा, है ना, बलात्कार का दोषी नहीं माना क्योंकि वह महिला थी। तो इसलिए बलात्कार शब्द को मिटा के हिंसा शब्द को लाना चाहिए, हमला शब्द को लाना चाहिए। जिसमें को एक इसमें यह भी चीज थी जो मैंने गूगल पे देखी थी, है ना, देखना आप सही है गलत है, कि हमें अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली को बहुत ज्यादा संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली जो है उसको अत्यंत संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। हमें जो विधिक पेशेवर हैं, पुलिस हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनको बेहतर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। उनको लैंगिक रूढ़िवादिता से बाहर निकालने की आवश्यकता है,
क्योंकि मामला पुलिस में ही तो जाता है सबसे पहले। पुलिस रूढ़िवादी रवैये पे काम करती है। एक महिला जाके पुलिस के सामने रो दे मुझे पीटा तो पुलिस मान लेगी, एक पुरुष जाके रो दे तो उसे प्रताड़ित करके भेज देगी, उसे धक्का दे के भेज देगी। तो एक सबसे बड़ी समस्या है, तो इसको करना होगा। दूसरा कि हमारे जो कानून है मौजूदा, उन कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा। अगर आप चाहते हो कि आप लैंगिक तटस्थ कानून बनाओगे तो लैंगिक तटस्थ कानून बनाने के लिए हमें बड़े संशोधन से गुजरना पड़ेगा, और गुजर जाना चाहिए जब देश विकास की ओर जा रहा है। तो भाई समझ रहे हो ना। एक दूसरी बात है, पुरुषों के कल्याण के लिए संस्थाएं बने, जैसे महिलाओं के कल्याण के लिए बन रही है, समझ रहे हो ना। भाई एक बात बताओ, महिला मंत्रालय, तो एक सजेशन आया कि उसका नाम मानव मंत्रालय कर दो। महिला मंत्रालय क्या होता है फिर? पुरुष मंत्रालय तो कोई है ही नहीं, समझ रहे हो। जैसे मैं पढ़ाता हूं ना सर्वनाम में कि ये पुरुष है, तो मैं नहीं कहता कि महिला क्यों नहीं है, ये गलत है। ये बात गलत है कि उसका नाम पुरुष रखा हुआ है, कि बात करने के लिए इंग्लिश में पर्सन शब्द चलता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन में कोई भी आ सकता है, मेल और फीमेल, लेकिन हमारे हिंदी में सर्वनाम में वो पुरुष चलता है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, क्यों नहीं है उत्तम महिला, मध्यम महिला, अन्य महिला, समझ रहे हो ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर महिलाओं के लिए महिला मंत्रालय, तो उस मंत्रालय का नाम महिला मंत्रालय छोड़कर मानव मंत्रालय कर दो। पुरुषों के कल्याण, पुरुष वेलफेयर सोसाइटीज बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? पुरुषों के कल्याण की, अगर कोई पुरुष पिट गया तो वहां जाके रो ले भैया आज मुझे पीटा है, चलो मेरे अधिकारों के लिए लड़ो, मेरा यौन शोषण हुआ है, मुझ पर भी यौन हमला हुआ है, ऐसा बोलने वाली संस्थाएं तो चाहिए। तो ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए, इनको बनाया जाना चाहिए, और इनको बनाकर इसमें तटस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए। फिर एक इसमें कह रखा है समाज को संवेदनशील बनाना, क्योंकि समाज रूढ़िवादी है, समाज संवेदनशील नहीं है। समाज अभी भी मानता है कि प्रताड़ना केवल महिलाओं को ही मिलती है, पुरुषों को नहीं मिलती। अगर मैं आपसे आज कहूँ रो के मुझे मेरी घरवाली ने पीटा, मान लोगे क्या? आधे तो नहीं माने, कहेंगे तेरे लक्षणों से नहीं लगता तो पिटा होगा। नहीं, मैं अगर कहूँ तो आप कहोगे तेरे लक्षणों से लग नहीं रहा कि तू पिटा है, समझ रहे हो। पर मैं कहूँ नहीं सच में पीटा है, आपको बढ़ने दे रहे, नहीं पिटेगा तू, मस्त रहे, कोई वह नहीं, मोह माया है सब। आप मुझे ऐसे सजेशन देके भेज दोगे। तो हमें एक लिंग तटस्थ समाज, लैंगिक रूप से तटस्थ समाज की आवश्यकता है, समझ रहे हो बात को। फिर हमें क्या करना होगा कि हमें देखना होगा कि हमारे समाज में ऐसी कुछ धारणाएं चलती हैं कि पुरुष इमोशनलेस है, भावनाहीन है, और महिलाएं ज़्यादा भाव रखती हैं, संवेदना रखती हैं। ऐसा नहीं है, महिलाएं भी संवेदनाहीन होती है। कई बार आपको कई ऑफिसेज में जाके मिलेगा, है ना, पुरुष से जाके मिलते हो, हाँ सर ये काम, हाँ बैठी बैठी करते गए, महिला हाँ कर तो रही हूँ, वो स्टेशन ऊपर से देखे उठा, हाँ क्या है, बैठो 3 बजे आना, भी लंच 12:30, मैं 3 बजे काम करूँगी। तो ऐसी महिला अगर घर पे हो तो आपने देखो स्कूल में पुरुष टीचर से ज़्यादा महिला टीचर को उठती है। देखो सब आप हाँ ही कर रहे हो, सभी लड़कियां हाँ कर रही हो ना, क्यों कर रही हो? घर में देखो पापा ने कम पीटा, मम्मी ने ज्यादा पीटा है पीटा है ना, सच्चाई तो यही है। आप पापा से कितनी बार पिटे हो? खूब बार पिटे हो। तो आप तो मतलब अच्छा खूब बार पिटाओ। आप लड़कियां पापा से कितनी बार पिटी हो? पिटी नहीं होंगी लड़कियां तो पापा की परी होती है ना। आप, मैं नहीं बोला पापा की प्यारी बेटी होती है, मैं तो ये बोलना चाह रहा था, ठीक है। लेकिन लड़का कुटता रहता पापा से, लड़का पापा से भी कुटता है और लड़का मम्मी से भी कुटता है। लड़कियां कम से कम 50% तो बच जाती हैं, मम्मी से ही कुटती है। मम्मी से सब कुटी हो ना भाई, 1-2-4 बार तो पिटाई हुई होगी मम्मी से। अच्छी मम्मी थी तुम्हारी, नहीं कुटा तुम्हें कभी? अच्छा, मम्मी तो सबकी अच्छी होती है, उस कुटाई कम ज़्यादा होती है तो उसके आधार पर अपन मतलब तय करते हैं किसकी मम्मी ज़्यादा अच्छी है ना। कम पिटाई करने वाली मम्मी ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा पिटाई करने वाली मम्मी अच्छी, है ना और जो बिल्कुल ही पिटाई नहीं करे वो देवी ठीक है। तो इस तरह से तो अपन इस तरह की बातें करके फिर कॉन्क्लूड कर देंगे। फिर आपको कॉन्क्लूजन तो वही वाला लिखना है अंततः। समाज तो अभी भी पुरुषवादी है, लेकिन क्या है, पुरुषवाद और महिलावाद से बाहर निकलना होगा, पितृसत्ता और मातृसत्ता से बाहर निकलना होगा। बनाना होगा एक ऐसा समाज जिस समाज में क्या है, महिला और पुरुषों को बराबर अधिकार हो, महिला और पुरुषों को एक स्तर पर मापा जाए और ऐसे स्तर पर लेकर आया जाए जहां एक दूसरे के विचार का सम्मान हो, एक दूसरे के जीवन का सम्मान हो। मानव जीवन में जो चीज़ें हमें मिली हैं उन मूल्यों को हम सब निभाएं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। एक लिंग तटस्थ समाज का निर्माण किया जाए, है ना। रूट
हाँ बिल्कुल, समाज में ऐसी परिस्थितियां हैं कि आज महिलाएं हिंसक हो गई हैं। ऐसे मामले सामने आए, जैसे नीला ड्रम तो आपको याद ही होगा, अभी एक और आया जिसमें नॉर्थ ईस्ट में वो लेके गए, है ना, जिसमें वो निपटा दिया बंदे को। फिर ऐसे और सारे मामले आ रहे हैं। रीजन क्या है कि महिलाओं को इतना दबा दिया गया है, इतना कुचल दिया गया है, परिवार में उनका पालन पोषण इतने दबाव में किया गया है कि वो अपनी छोटे से छोटे निर्णय को सुनाने में घर वालों को डरती हैं। इसमें दोष महिलाओं का नहीं है, इसमें लड़कियों का दोष नहीं है जो इस तरह के कुकृत्य या इस तरह के हत्या जैसे बुरे कर्म पर आकर रुक गई हैं। समझ रहे हो, इसके पीछे बड़ी वजह है परिवार में माँ बाप ने कभी इतनी स्वतंत्रता ही नहीं दी कि उस लड़की ने अपने बाप को हमेशा इस रूप में देखा है कि वो माँ को दबा रहा है, माँ की किसी बात को नहीं मान रहा, तो उसने एक पूर्वाग्रह बना लिया कि कल के दिन ये बाप मेरी भी बात नहीं मानेगा, मेरा ही मर्डर नहीं कर दे कहीं, ये बाप तो इतना खूंखार है, तो बेस्ट है अभी तो जो ये कह रहा है वो मान लो, क्योंकि वैसे ही मेरी चलती फिरती पढ़ाई बंद हो जाएगी, मेरे घर के खर्चे बंद हो जाएंगे, मैं अपना सामान्य जीवन में नहीं जी पाऊंगी और कमरे में बंद कर देगा। फिर वो वहां से निकलने के बाद सोचती है अब मेरा ऊपर से मेरे बाप का अधिकार हटा, अब इस पति को हटाओ। वजह इसमें पति की गलती नहीं है, वजह उस लड़की की भी गलती नहीं है, वजह उस परिवार की है कि परिवार ने चीजों को समझा नहीं। आज कोई भी लड़की अपने घर में खुल के कोई बात करती है तो उसे एकदम से चुप कराने में सभी तैयार है, तो वजह उसके परिणाम क्या निकलेंगे? परिणाम हिंसा ही निकलेगी। इसीलिए लड़कियां हिंसक हैं। तो लड़कियां हिंसक हैं वो एक अलग टॉपिक है कि ना, जैसे अपन पढ़ेंगे कि महिलाओं में बढ़ता है हिंसक व्यवहार या कुछ ऐसा कोई टॉपिक बना लेंगे और उसमें पढ़ेंगे रीजन क्या क्या है, क्या क्या उनके कारण है, क्या क्या परिणाम है, क्या क्या प्रभाव है ना, फिर उनमें क्या क्या अपने को निराकरण करने, वो सारा अलग है, वो भी देख लेंगे। तो आप टॉपिक कोई भी हो बहुत सही ढंग से चलोगे तो आपको चीजें आ जाएंगी। बाकी अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।